Hello, my dear students, and how are you all? Welcome to India's largest platform, Unacademy Plus. So, guys, if you want to crack CDS, AFCAT, CAPF with India's largest learning platform, so what you have to do, you have to get the subscription and access unlimited live and recorded courses from India's best educators. So, you have to get the subscription for that. एंड गाइज ये आपका अपना चैनल है लेट्स क्रैक डिफेंस एग्जाम्स। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं सो जल्दी से इसको सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। एंड दैट इज द फैकल्टी विच इज प्रोवाइडिंग यू द बेस्ट कंटेंट। ओके, सो बच्चों आज हम डिस्कस करेंगे नाउन के स्पॉटिंग एरर्स। वी हैव 50 क्वेश्चंस टू गो एंड वी विल डिस्कस आ फ्यू वेरी गुड क्वेश्चंस फ्रॉम द सेक्शन नाउन। ओके, सो बेटे स्पॉटिंग एरर्स का सेक्शन है। आई विल गिव यू सम टाइम्स टू गो एंड आप उस टाइम के अंदर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अबाउट मी बच्चों, मेरा नाम है डॉक्टर मिश सिसोदिया। मैंने पीएचडी किया इंग्लिश लिटरेचर में, 11 साल से ज़्यादा का टीचिंग एक्सपीरियंस है। एग्जाम टॉट लाइक CDS, AFCAT, CAPF 1 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट को मैं मेंटोर कर चुका हूँ। और बच्चों अगर आपको अनअकैडमी पर 10% का डिस्काउंट चाहिए देन यू हैव टू यूज़ माई रेफरल कोड AM सर, और इसे यूज़ करने के बाद आपको अनअकैडमी के बेस्ट एजुकेटर से पढ़ने का मौका मिलेगा। ये हमारे कुछ चैनल हैं, लेट्स क्रैक डिफेंस एग्जाम्स क्वेस्ट, लेट्स क्रैक करंट अफेयर्स। बेटे इन चैनल्स को सब्सक्राइब करो, यू विल गेट द बेस्ट कंटेंट फ्रॉम देयर ऑल्सो। अपार्ट दैट गाइज, ये है हमारा अनअकैडमी लर्निंग ऐप। इस एप्लीकेशन को आप जरूर डाउनलोड करें। अगर आप एस्पिरेंट हैं, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो बेटा ये आपके मोबाइल में होना मस्ट है। ठीक है, इसको डाउनलोड करने के आपको बेनिफिट्स क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। बेटा अनअकैडमी का जो लॉगिन है वो 100% फ्री है, दैट इज 100% फ्री, यानी कि लॉगिन आप सबके लिए फ्री है। इससे जो बेनिफिट होगा वो ये होगा कि सारे एजुकेटर्स बेटा यहाँ आपको स्पेशल क्लासेस पढ़ाते हैं, स्पेशल क्लासेस। और बेटे जितने भी स्पेशल क्लासेस होती है दैट इज फ्री फॉर ऑल, ये भी फ्री फॉर ऑल है, यानी कि आप सबके लिए फ्री है। तो बेटा आपको सबको फ्री पढ़ने का मौका मिल जाता है टॉप एजुकेटर्स से अनअकैडमी प्लस के। ठीक है, तो आपको बस काम क्या करना है कि अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना है। ठीक है, और यहाँ से बेटा आप सेलेक्ट कर लें अपनी कैटेगरी CDS, AFCAT, CAPF। यहाँ सब्सक्रिप्शन लिखा आएगा, जब भी सब्सक्रिप्शन लें मेरा रेफरल कोड यूज करें AM सर, तो आपको बेटा जितने भी टॉप एजुकेटर्स अनअकैडमी प्लस पे पढ़ाते हैं उनसे पढ़ने का आपको मौका मिल जाएगा। गाइज इससे अलग ये है अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन प्लान्स, 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ एंड यू कैन सी दैट इज 12 मंथ एंड 24 मंथ्स। तो बच्चों आप यहाँ से कोई भी प्लान ले सकते हैं, वॉट एवर यू वॉन्ट। लेकिन बात आती है कि बेस्ट प्लान कौन सा है, तो आई कैन जस्ट गिव यू एन आइडिया। बेटा 12 महीने और 24 महीने के प्लान हमेशा बेस्ट प्लान्स में आते हैं। 12 महीने का प्लान यानी कि सब्सक्रिप्शन आपको मिल जाता है बेटा 8800 में, 8800 में। वहां आप मेरा रेफरल कोड यूज करते हो AM सर, बेटा इसे यूज करने के बाद आपको मिलता है 10% का डिस्काउंट। ठीक है, और ये हो जाता है बेटा आपका 7920 में। ठीक है, तो ये बहुत मतलब एग्जैक्टली इतना ज्यादा कॉस्टली नहीं है, क्योंकि 12 महीने का बेटा ये प्लान है, ये आपको मिलता है 660 रुपीज पर मंथ में मेरा रेफरल कोड AM सर यूज करने के बाद में। और बेटा 24 महीने का प्लान आपको मिलता है 480 में। ठीक है, तो आप कोई भी सब्सक्रिप्शन ऑप्ट कर सकते हैं। गाइज ये हमारा टेलीग्राम ऐप है, इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप फटाफट वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वहां से ज्वाइन कर लें, यू विल गेट द ऑल द नोटिफिकेशन देयर आल्सो। ठीक है, नाउ गाइज दिस इज 100 डे प्लान। ये बेटा हमारा 100 डे प्लान चल रहा है। अगर आप इस प्लान को सब्सक्राइब करते हो, यानी कि इस प्लान के साथ हमारे साथ कंटिन्यू करते हो, तो बेटा ये कमिटमेंट रहता है कि 20 से लेकर 30% तक मार्क्स आपके बढ़ जाते हैं। यू कैन सी ऑल द एजुकेटर्स आर टीचिंग यू फ्रॉम मॉर्निंग टू द इवनिंग। बेटा सुबह से लेकर शाम तक सारे के सारे एजुकेटर्स आपको पढ़ा रहे हैं, सबकी क्लासेस है। तो आप इस प्लान को पूरी तरीके से फॉलो करो, यू विल गेट ऑल दोज थिंग्स। बेटा मैं आपको बता देता हूँ, ये क्लास मेरी 10 बजे से होगी, 10 AM से। ओके, इससे अलग बच्चों ये शेड्यूल फॉर फ्री क्लासेस है, दैट इज फॉर द फ्री क्लासेस शेड्यूल आप देख सकते हो। बेटा मैं आपके लिए आता हूँ मंडे टू फ्राइडे 12:45 पे। ठीक है, 12:45 AM पे बेटा मेरी क्लास होती है। ओके, और ये बच्चों मेरा यूट्यूब प्लान है, MWF में 10 बजे से क्लास होगी। ठीक है, और ये बेटा प्लस की क्लास है, मंडे टू फ्राइडे वी हैव 12:45। ओके, ये कुछ हेल्पलाइन नंबर्स हैं, इन्हें सेव कर लेंगे। एंड बेटा ये हमारा एक चैनल है इंग्लिश दुनिया, इसे ज्वाइन करें फॉर PDFs। ओके गाइज ये कॉन्टेक्ट नंबर है, मैंने आपको बता ही दिया है। नाउ सेशन शुरू करते हैं बेटा। अब हमारे पास है नाउन के क्वेश्चंस। लेट मी शो यू कि व्हाट हाउ मेनी क्वेश्चंस वी हैव टू गो। मैं आपको बता देता हूँ 50 क्वेश्चंस हैं, हर क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। देखते हैं बच्चे, सारे क्वेश्चन नाउन के हैं, तो आपको पढ़ने में मजा आएगा। आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा कि चलो नाउन है तो क्वेश्चन सॉल्व करने में एक अल्टीमेट आपको इंटरेस्ट आने वाला है। ठीक है, चलो बनाते हैं सेशन को बड़ा इंटरेक्टिव। आ जाओ बेटा, पहला क्वेश्चन।
The minister's speech has been reported to the newspaper The Hindu, which everyone likes to read for information as well as for essay writing. Okay, बेटा अगर हम सेंटेंस को देख पा रहे हैं तो ये होगा आपका आर्टिकल द, ठीक है. मिनिस्टर्स क्या हो गया बेटा, नाउन, एंड स्पीच क्या हो गया, दैट इज ऑल्सो द नाउन. ठीक है, या तो हम कहें मिनिस्टर स्पीच है, कंपाउंड नाउन है. जैसे आपने कहा मिल्क चॉकलेट होता है, चॉकलेट मिल्क होगा, या आपने कहा डेयरी मिल्क होगा. ठीक है, तो बेटा डेयरीज मिल्क नहीं होगा ना, जबकि काउ का मिल्क होगा तो काउस मिल्क होगा. तो कहने का मतलब ये हुआ कि या तो हम कहें कि ये कंपाउंड नाउन है, और अगर ये कंपाउंड नाउन है तो ये सही है, और अगर ये बेटा कंपाउंड नाउन नहीं है तो मिनिस्टर्स कैसे हैं, प्लूरल, बेटा अपॉस्ट्रोफी लगाना होगा और इसके बाद लिखा जाएगा मिनिस्टर्स स्पीच. ओके, चूंकि हमारा जो नाउन है जिसके ऊपर पोजेशन है वो सिंगुलर है, तो हैज विल बी द करेक्ट आंसर. ठीक है, अब इसको और तरीके से समझते हैं. कुछ बच्चे कहते हैं सर मिनिस्टर्स स्पीच को क्या हम ये वाला नहीं लिख सकते, MINISTER, मिनिस्टर अपॉस्ट्रोफी एस स्पीच. बेटा इसको समझने की कोशिश करते हैं. देखो बात सीधी सी है, इसका मतलब है एक मिनिस्टर की एक स्पीच, और इसका मतलब है सारे मिनिस्टर्स की स्पीच, मतलब सारे मिनिस्टर ने स्पीच दी मिलके, दैट वन. तो बेटा यहाँ नाउन सिंगुलर हो या प्लूरल हो, इससे तो कोई मतलब ही नहीं है ना. अगर स्पीच आपका सिंगुलर तो हैज लगेगा. आगे देखते हैं. Has been reported to the newspaper The Hindu, which everyone likes to read for information as well as for essay writing. तो यहां हमें ये समझ आ गया कि बेटा इस सेंटेंस में कहीं ये नहीं बताया गया है कि आगे कोई चीज प्लूरल है या सिंगुलर है. ठीक है, तो हम करेक्ट आंसर क्या माने, ये भी मान सकते हैं और ये भी मान सकते हैं. ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, पढ़ो बच्चे आराम से. Aditi was unable to support her parents who have been living in the USA for a long time, even though both of them had no income of his own. बताओ बच्चे क्या आंसर होगा. आज नाउन के क्वेश्चंस का बड़ा अच्छा सा सोल्यूशन हो जाएगा. नाउन के क्वेश्चंस हैं, आप देखते जाओ और सॉल्व करते जाओ. अदिति वॉज अनेबल टू सपोर्ट हर पेरेंट्स. बेटा अदिति वॉज अनेबल टू सपोर्ट हर पेरेंट्स में तो कोई दिक्कत नहीं है, और पेरेंट्स यूजुअली हम प्लूरल ही यूज करते हैं. अगर सिंगुलर होता है तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ही पेरेंट, शी पेरेंट. ठीक है, या फिर हर मदर, हर फादर. ठीक है, अब पेरेंट्स के लिए रिलेटिव प्रोनाउन हु आ गया, तो बेटा ये पेरेंट्स प्लूरल है, तो हैव विल बी द करेक्ट आंसर. तो हम बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हु हैव बीन लिविंग इन द यूएसए. ठीक है, बेटा हैव बीन लिविंग क्यों यूज करें, क्योंकि हमने आगे कह रखा है फॉर अ लॉन्ग टाइम, यानी कि जब टाइम डिसाइडेड है तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस विल बी द करेक्ट आंसर. इवन दो बोथ ऑफ देम हैड नो इनकम ऑफ हिज ओन. तो बेटा बोथ ऑफ देम का मतलब ये दोनों हैं, हैड नो इनकम ऑफ हिज ओन. बेटा हिज नहीं आएगा, करेक्ट आंसर क्या होगा, इट विल बी देयर होगा, क्योंकि अगर हमारा नाउन कैसा है बेटा, प्लूरल है. ठीक है, समझ पा रहे हो, पेरेंट्स प्लूरल है, तो उनके लिए आने वाला प्रोनाउन बोथ भी प्लूरल होगा, उनके लिए आने वाला बेटा एडजेक्टिव देयर भी प्लूरल ही होगा. सो दिस इज द करेक्ट आंसर. वेल डन गाइस, आओ नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं. A new system of assigning different jobs to different people should be based on their strengths and weaknesses. Let's have a look over the sentence बेटा. R adjective है, new adjective है, system noun है, of क्या है, preposition है, assigning noun है, different jobs different adjective है, jobs noun है, to different people adjective and the noun should be based on their. People is always plural, so there is the correct answer. Strengths and weaknesses. Now we will come to know that strength is a noun and weaknesses is also a noun, and both nouns are abstract. बेटा कौन से हैं, that is also the abstract noun, that is also the abstract noun. और अगर ये दोनों नाउन abstract हैं तो बेटा किसी में भी s नहीं आएगा. It should be strength and weakness. It's my strength, it's my weakness. Okay, so what is your weakness बेटा, ऐसे थोड़ी कहते हैं कि weaknesses बताओ या strengths बताओ. So the correct answer will be strength and weakness. Okay, let's have the look to the next question. The sun whose ray gave life to the earth was venerated as God by our ancestors. Have a look over the sentence बेटा, बताओ किस पार्ट में आंसर होगा. The sun whose ray gave life to the earth was venerated as God by our ancestors. So चलो शुरू करते हैं बेटा. द आर्टिकल है, सन नाउन है. ठीक है बेटा, सन एक आपकी सेलेस्टियल बॉडी है, और जितनी भी सेलेस्टियल बॉडीज होती हैं उनके पहले आर्टिकल द जरूर लगता है. ठीक है, अब बात आती है बेटा हुज की. अब सन के साथ आप कहेंगे ऑफ विच लगाना चाहिए था, नॉन लिविंग है. नहीं बेटा, आपने आगे कहा है वॉज वेनिरेटेड एज गॉड बाई आवर एंसेस्टर्स. अगर आप उसे एज अ गॉड ट्रीट कर रहे हो तो दैट विल बी लिविंग, और हुज इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, अब आगे जाओ
बेटा एरर ये दिखाई दिया रे गिव। अब मेरी बात समझेंगे बेटा, अगर मैं ये सेंटेंस लिखूं ही गिव और मैं आपसे पूछूं कि सेंटेंस को करेक्ट करो, तो बेटा आप करेक्ट कैसे करोगे? कहोगे कि ये गलत है, सो इसका करेक्ट आंसर होगा ही गिव्स। आई होप सो बात समझ आ रही होगी। इसका करेक्ट आंसर होगा ही गिव्स। आप ऐसा थोड़ी करोगे, कैसे कर दोगे सर दे गिव इज द करेक्ट आंसर? ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि हम जैसा सब्जेक्ट होता है वैसे ही वर्ब लगाते हैं। ठीक है, अगर हमारा सब्जेक्ट वाइस वर्सा वर्ब, हम बचपन से अगर इस बात को पढ़ पा रहे हैं तो हमें याद आ रहा होगा कि हम ये कहने की कोशिश करते हैं कि अगर हमारा सब्जेक्ट कैसा होगा, बेटा ध्यान से सुनना इन बातों को, यही सब काम आता है और पेपर में बहुत हेल्प भी करता है। अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होगा तो वर्ब हमारी कैसी होगी बेटा? वो भी सिंगुलर ही होगी। अगर सब्जेक्ट हमारा कैसा होगा? प्लूरल, तो बेटा वर्ब कैसी होगी? प्लूरल। इसका मतलब जो वर्ब है वो सब्जेक्ट पे डिपेंड करती है। तो अगर हमारा ये सब्जेक्ट रे जो आपको दिखाई दे रहा है बेटा, अगर ये सिंगुलर है तो गिव कैसा है? प्लूरल है, तो हमें गिव्स करना चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं बेटा जिसको हम कभी भी सिंगुलर ट्रीट करते ही नहीं है, जैसे स्टार्स। बेटा आप कभी ये थोड़ी लिखते होगे स्टार इज स्टेशनरी, स्टार्स आर स्टेशनरी। आप वर्ड यूज करते हो बेटा क्लाउड्स, दैट इज ऑल्सो प्लूरल। ठीक है, आप वर्ड यूज करते हो बेटा स्वीट्स, दैट इज ऑल्सो प्लूरल। तो कुछ नाउन को हम एज अ प्लूरल ही ट्रीट करते हैं। तो बेटा रे गिव लाइफ, किरण थोड़ी आएगी, किरणें आएंगी, तो रे वॉन्ट बी द करेक्ट आंसर। द करेक्ट आंसर विल बी गाइज रेज। और अगर रेज होगा तो प्लूरल के साथ गिव आ गया, तो एरर किस पार्ट में हो? दैट इज इन बी सेक्शन। ठीक है, तो बेटा आंसर भी एक्सप्लेन कर देते हैं। आंसर किस पार्ट में होगा? दैट विल बी इन बी सेक्शन। ठीक है, सब कुछ ऐसे लिख के आपको पूरा प्रॉपर समझाएंगे। आज नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। The main function of these employees who are going to be the best part of automobile industry is to provide good and effective customer service. Guys, have a look over the sentence. बताएं क्या आंसर होगा, ध्यान से देखना। The main function of these employees, ठीक है, who are going to be the best part of automobile industry is to provide good and effective customer service. ठीक है, जैसे मैं आपको क्लासरूम में समझाता हूं बिल्कुल वैसे ही देखना बेटा। दिस इज द मेन फंक्शन, द मेन फंक्शन। ठीक है, ये हमारा क्या बन गया? दैट इज योर सब्जेक्ट। और बेटे सब्जेक्ट कैसा है? सिंगुलर है। हम इतना देख के यहां से समझ पा रहे हैं कि सब्जेक्ट कैसा है? सिंगुलर है। ठीक है बेटा, ऑफ प्रीपोजिशन है तो दीज एम्प्लॉइज ये सब ऑब्जेक्टिव केस में चला जाएगा। हु आपका फिर से हमारा बना बेटा सब्जेक्ट। ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन, और हु की अपनी कोई वर्ब होती नहीं है, ये हम सबको पता है। तो हु की वर्ब कहां से निकल के आती है? हु की वर्ब निकल के आती है एंटीसीडेंट से। तो एम्प्लॉइज प्लूरल है, इसका मतलब यहां बेटा आर जो लगाया गया बिल्कुल सही लगाया गया है। आर गोइंग टू बी द बेस्ट पार्ट ऑफ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री इज। मेन फंक्शन सिंगुलर है तो बेटा इसके लिए वर्ब क्या है? इज। और इज भी कैसा है? सिंगुलर। तो यहां तक हम ये समझ पाए कि दो सब्जेक्ट है, दो वर्ब है। पहला सब्जेक्ट सिंगुलर है, उसकी वर्ब सिंगुलर है, और बेटे दूसरा सब्जेक्ट प्लूरल है हु, उसकी वर्ब प्लूरल है। ठीक है, आर टू प्रोवाइड गुड एंड इफेक्टिव कस्टमर सर्विस। बेटा आप कभी भी गए होंगे कहीं, अगर आपने कभी अपनी कार की सर्विस करवाई है, ठीक है, या बाइक की सर्विस करवाई है, तो आप देखते होंगे वहां लिखा रहता है वी प्रोवाइड यू द बेस्ट सर्विसेज। ठीक है, आप कभी भी देखना हिंदी में भी बेटा ऐसे नहीं लिखा रहता है कि हम यहाँ सेवा देते हैं, हम ऐसे लिखते हैं ना, हम सबसे अच्छी सेवाएं देते हैं। ठीक है, दैट वन। सो बेटे ये वर्ड जो होता है ये यूजुअली प्लूरल का यूज करते हैं, क्योंकि इट इज ओनली नॉट ओनली द सर्विस, इट विल बी सर्विसेज। तो बेटा इफेक्टिव कस्टमर सर्विसेज विल बी द करेक्ट आंसर। सर्विसेज विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इस हिसाब से जो बेटा हमारा आंसर हुआ वो किस पार्ट में हुआ? दैट इज इन सी सेक्शन। ठीक है गाइस, बढ़िया। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। वेल डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, आवर टीचर एंड पेरेंट्स advises us that a few words of gratitude will be enough to express our feelings sincerely. क्या आंसर होगा बच्चों, बताओ। Our teacher and parents advises us that a few words of gratitude will be enough to express your feelings sincerely. ठीक है, करो बच्चे क्वेश्चन, टेक योर टाइम, बिल्कुल आराम से सॉल्व करो। ठीक है, अगर किसी क्वेश्चन में एक से ज्यादा एरर आपको दिख जाए तो बेटा वो बता देना। ठीक है, हमारा काम ये सेंटेंसेस को करेक्ट करवाना है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं कि नहीं ए में एरर मार्क करना है, बी में मार्क करना है, या इसमें दो आगे तो गड़बड़ है। जो भी होगा करेक्ट आंसर। आ जाओ बेटा, हमने कहा आर टीचर, ये हमारा नाउन हो गया। ठीक है, एंड पेरेंट्स क्या है बेटा? ये भी नाउन है। इन दोनों नाउन को हमने किससे जोड़ दिया बेटा? एंड से। तो नाउन सब्जेक्ट कैसा बन गया हमारा? प्लूरल।
तो बेटा वर्ब कैसे आएगी, प्लूरल। तो करेक्ट आंसर होगा ADVISE, एडवाइस। ठीक है, सही है बेटा। आर टीचर एंड पेरेंट्स एडवाइज अस। ठीक, और एक बात और ये भी याद रखेंगे, ADVICE, एडवाइस, ये क्या होता है बेटा, दैट विल बी योर नाउन। ठीक है, इसका मतलब होता है सिर्फ सलाह, इट इज माई एडवाइस, ये मेरी सलाह है आपके लिए। ठीक है, एक वर्ड होता है बेटा ADVISE, एडवाइस, ये क्या होता है बेटा, एडवाइस वर्ब। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है सलाह देना। जैसे मैंने कहा आई एडवाइजेज यू, सॉरी आई एडवाइज यू एंड ही एडवाइजेज यू। ठीक है, तो बेटा ये वर्ब है, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट नंबर आएगी। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर होगी, प्लूरल प्लूरल होगी। ठीक है, आ जाओ। अस दैट आ फ्यू वर्ड ऑफ ग्रैटिट्यूड। बेटा आ फ्यू के बाद आने वाला नाउन हमेशा कैसा होगा, प्लूरल। तो वर्ड नहीं आएगा, करेक्ट आंसर क्या होगा, द वर्ड विल बी वर्ड्स। ठीक है, शब्दों की बात हो रही है। ऑफ ग्रेटिट्यूड विल बी इनफ टू एक्सप्रेस योर फीलिंग सिंसियरली। ठीक, सो दैट विल बी द करेक्ट आंसर। बेटा इसके अगर हम लिखें तो आंसर किस पार्ट में आप मार्क कर पाएंगे, बेटा सीधी सी बात है, आंसर तो ए ही सेक्शन में होगा, लेकिन ये बात है एक्सप्लेनेशन के हिसाब से दो एरर है, दोनों को हम कैरी कर लेंगे। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। He received timely support from his elder brother who had been working abroad for the last 6 years. बताओ बच्चे क्या आंसर होगा। He received timely support from his elder brother who had been working abroad for the last 6 years. ठीक है, चलो देखो बच्चे, ही प्रोनाउन है, रिसीव्ड इसके साथ बिल्कुल सही है, वर्ब है, कोई टाइम एंड टेंस थोड़ी है कि मतलब ऐसा वाला नहीं होगा वैसा वाला लगाना होगा, बिल्कुल सही है, ही रिसीव्ड। ठीक है, सपोर्ट क्या है बेटा, नाउन है, और टाइमली क्या है यहाँ, ये एडजेक्टिव है। ठीक, ये याद रखना बेटा, एलवाई वाले सारे वर्ड एडवर्ब नहीं होते हैं। जब एडजेक्टिव में एलवाई लगाते हैं, जैसे ब्यूटीफुल में एलवाई लगाओगे तो ब्यूटीफुली एडवर्ब होगा, लेकिन जब नाउन में एलवाई लगाओगे तो एडजेक्टिव होगा। तो टाइमली इज एन एडजेक्टिव। ठीक है, डोंट बी कंफ्यूज विद दैट वर्ड। ओके, सो बेटा फ्रॉम हिज एल्डर ब्रदर, कहां से बेटा, फ्रॉम हिज एल्डर ब्रदर हु हैड बीन वर्किंग अब्रॉड, जो कहां काम कर रहे हैं, अब्रॉड, फॉर द लास्ट 6 years। तो बेटा जब लास्ट लगा दिया, चलो यहां तक सही है, फॉर भी सही है। ठीक है, 6 क्या है बेटा, एक नंबर है ना, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। ठीक है, और इसके बाद आने वाला जो नाउन होगा वो कैसा होगा, इट विल बी प्लूरल। ठीक है, तो बेटा 6 बॉयज होता है, तो करेक्ट आंसर हो क्या होगा, 6 years विल बी द करेक्ट आंसर। YEARS, ईयर्स विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब डोंट बी कंफ्यूज विद दैट आइडिया। बेटा एक चीज से कंफ्यूज नहीं होंगे, थोड़ा सा शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देते हैं। जैसे आप कहेंगे सर हमने तो ये पढ़ा होता है 5000, है ना, इसको लेके कंफ्यूज नहीं होना है बेटा, 5000 करेक्ट आंसर है। क्यों है, अब मैं आपको बता देता हूं। बेटा 5 जो होगा ये न्यूमेरिकल एडजेक्टिव होगा, यानी कि नंबर को शो करता है, न्यूमेरिकल एडजेक्टिव है। ठीक है, और बेटा ये जो होगा ये भी तो न्यूमेरिकल नाउन होगा, यानी कि कोई ना कोई नंबर को शो कर रहा है ना नाउन। ठीक है, 1000 मतलब 1000 है। तो अगर ये कंस्ट्रक्शन आपको दिखाई दे तो ये वाला नाउन हमेशा सिंगुलर होता है। अब क्वेश्चन आएगा कि कौन कौन से वर्ड है, बेटा बड़े आसान है। मानो आपने कह दिया इट विल बी, बेटा डजन होगा। ठीक है, आपने कह दिया पेयर होगा। ठीक, समझ पा रहे हो, आपने कह दिया SCORE, स्कोर होगा। तो बेटा कितने को लिए कहते हैं, 20 के लिए कहते हैं। ठीक है, आपका अब बेटा 100 होगा, मिलियन होगा और बिलियन होगा। अब आप ऐसे कितने भी लिख लो, तो डोंट बी कंफ्यूज विद दिस रूल। अगर आपका बेटा न्यूमेरिकल नाउन आ जाए जो आपका नाउन नंबर को शो करता हो, तो उसके साथ में आप ये याद रखेंगे कि आप कभी भी प्लूरल नहीं लगाएंगे अगर न्यूमेरिकल एडजेक्टिव के साथ वो लिखा जाए। ठीक है, लेकिन बेटा अगर कुछ भी होगा, 5 years होगा, 5 बॉयज होगा, 5 टीचर्स होगा, तो वो कुछ भी होगा, दैट विल बी प्लूरल। तो हमें समझ आ गया कि इसका जो आंसर है वो किस सेक्शन में है, दैट इज इन सी सेक्शन। ठीक है, प्रॉपर बेटा सी सेक्शन में एरर होगा। नेक्स्ट आ जाओ। द कैप्टन कमांड्स द सोल्जर्स दैट एवरी वन ऑफ यू हैज टू अंडरगो पेन एंड बेविल्डरमेंट बिफोर बिकमिंग एन ऑफिसर हु विल सर्व दिस नेशन। देखो बच्चे आराम से बताओ क्या सेंटेंस होगा। द कैप्टन कमांड्स द सोल्जर्स दैट एवरी वन ऑफ यू हैज टू अंडरगो पेन एंड बेडलिवमेंट। बेटे ये स्पेलिंग कुछ गलत है, बेविल्डर होना चाहिए। लेट मी चेक।
आप क्वेश्चन को सॉल्व करो बेटा। ठीक है बेटा, बेडवेलमेंट बिल्कुल सही है बेटा, ठीक है, गुड गुड। सो ये होता है बेटा हरासमेंट के लिए आता है ना, ठीक। अब सुनो, बिफोर बिकमिंग एन ऑफिसर हु विल सर्व द नेशन, ठीक है, आ जाओ मिलाओ। द कैप्टन कमांड्स, बेटा सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब बिल्कुल सही है। द सोल्जर्स, ये ऑब्जेक्ट हो गया, दैट कंजंक्शन है। एवरी वन ऑफ यू के बाद बेटा वर्ब सिंगुलर आती है, हैज इज द करेक्ट आंसर, प्रेजेंट के साथ प्रेजेंट है। टू अंडरगो इन्फिनिटिव हो गया, पेन एंड बेविलमेंट, ठीक है। अंडरगो व्हाट, तो बेटा आपको ये समझ आ रहा है कि दैट शुड बी अ नाउन, मेरी बात समझ आ रही होगी, क्योंकि ये मेंट लगा हुआ है, तो बेटा ये भी क्या होगा, दैट इज ऑल्सो द नाउन, ठीक है। बेड बी डेविलमेंट बेटा, ये ठीक है ना, बी डेविलमेंट, तो ये भी क्या है, दैट इज ऑल्सो नाउन, हरासमेंट, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर ये दोनों के दोनों नाउन है तो पेन का मतलब क्या होता है बेटा। अगर मैं पेन की बात करता हूं तो हमें समझ आता है कि जो पेन होता है वो फिजिकल या टॉर्मेंट होता है, ठीक है। लेकिन जब मैं ये ट्रेनिंग करूंगा, ऑफिसर बनूंगा, तो मैं फिजिकल पेन के गो थ्रू थोड़ी जाऊंगा बेटा, मुझे कुछ तकलीफों का सामना करना होगा। आई हैव टू गो थ्रू द एग्जैक्टली ट्रेनिंग सेशन, ठीक है। तो पेन नहीं होगा बेटा, करेक्ट आंसर क्या होगा, इट विल बी पेन्स होगा। अब समझ आ रहा है बेटा, पेन्स का मतलब होता है सफरिंग्स, पेन्स का मतलब होता है बेटा सफरिंग्स या प्रॉब्लम्स या ट्रबल्स, ठीक है। तो आप यही तो कहना चाह रहे हो कि आई हैव टू अंडरगो सफरिंग्स एंड बेडेविलमेंट, मतलब आपको ये सब चीजें, हरासमेंट और ये पेन जो होगा, सफरिंग्स होगा, इसका सामना करना है, ठीक है। पेन थोड़ी होगा कि आपको अगर ऑफिसर बनना है तो आपके हाथ में दर्द होगा, पैर में दर्द होगा, सो दैट्स नॉट द करेक्ट आंसर, ठीक। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो। As soon as Rahul Gandhi started his speech, there is no place in the stadium to sit. बेटा बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। राहुल गांधी की बात है, क्वेश्चन जरा सोच समझ के आंसर करें, जल्दबाजी ना करें। As soon as Rahul Gandhi started his speech, there is no place in the stadium to sit. जैसे राहुल गांधी ने बोलना शुरू किया तो स्टेडियम में बिल्कुल भी प्लेस नहीं था खड़े होने के लिए, ठीक है। चलो मैं बताता हूं बेटा, एज सुन एज राहुल गांधी स्टार्टेड हिज स्पीच, यहां तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है। देर इज नो प्लेस, बेटा एक वर्ड होता है प्लेस, ठीक है। प्लेस क्या होता है बेटा, आप ऐसे समझ लो कि कोई फिक्स्ड पोजीशन है, या फिर मैं कह सकता हूं दैट विल बी प्लेस होगा। दैट कैन बी लाइक, आपने कहा जैसे आप मानो आज कहीं मिलते हैं तो आपने कहा वी विल मीट एट द सेम प्लेस टुमारो, कल दोबारा यही मिलते हैं, ठीक है। एंड द इंसिडेंट वॉज हैपेंड एट दैट प्लेस, उस जगह हुआ था, ठीक है। तो प्लेस होता है बेटा फिक्स्ड प्री डिफाइंड, एक पोजीशन को हम प्लेस कहते हैं, ठीक। बच्चों एक बहुत अच्छा वर्ड होता है इंग्लिश में, दैट इज योर रूम, एंड दैट इज गोइंग टू मेक यू समटाइम्स कंफ्यूज्ड, ओके। बेटा रूम का प्लूरल क्या होता है, पहले मैं लिख दूं, रूम का प्लूरल होता है रूम्स, ठीक है। तो रूम वर्ड का मतलब होता है लाइक आई हैव अ बिल्डिंग, ध्यान से सुनना बेटा, हमारे पास क्या है, एक बिल्डिंग है, ठीक है। जैसे मैं बैठा हूं, मेरा स्टूडियो है, ये मेरा एक रूम है, ठीक। अगर मेरे पास ऐसे कई सारे रूम्स हैं तो वो फिजिकल बिल्डिंग्स बन जाएंगे। द करेक्ट आंसर विल बी बिल्डिंग्स इज द करेक्ट आंसर। तो गाइज यहां में समझ आ रहा है कि एक रूम मतलब बिल्डिंग होगा, रूम्स मतलब बिल्डिंग्स होगा, ठीक है। लेट्स सी बेटा, एक और वर्ड होता है रूम, इस रूम का मतलब होता है द प्लेस या स्पेस you can occupy for yourself। बेटा वो वाली जगह जिसे आप अपने लिए ऑक्यूपाई कर सकते हो, ठीक है, उसको हम रूम कहते हैं। अगर आप क्रिकेट के शौकीन हैं तो बेटा आपने सुना होगा ही प्लेड अ नाइस शॉट इन द रूम, ऐसे सुना होगा। एंड देयर इज नो रूम टू प्ले, खेलने की बिल्कुल भी जगह नहीं है। तो रूम का मतलब होता है वो वाली जगह जिसे कोई क्रिकेटर बेटा अपने लिए यूटिलाइज कर लेता है, दैट प्लेस इज कॉल्ड द रूम, ठीक है। सो एज सुन एज राहुल गांधी स्टार्टेड हिज स्पीच, देयर इज नो प्लेस, तो बेटा अगर किसी के खड़े होने के लिए उसको जगह होगी तो कौन सी जगह होगी जिसे वो अपने लिए ऑक्यूपाई करेगा, तो देयर इज नो रूम इन द स्टेडियम टू सिट, दिस विल बी द करेक्ट आंसर। आ जाओ बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो। गांधी जी, हु इज नोन एज द फादर ऑफ द नेशन, lived a noble life of fasting and poverty in order to work for peacefully and independence। बताओ बच्चे क्या आंसर होगा। टेक योर टाइम, क्वेश्चंस को ज्यादा से ज्यादा करेक्ट करने की कोशिश करो बेटा। गांधी जी, हु इज नोन एज द फादर ऑफ द नेशन, लिव्ड अ noble life of fasting and poverty in order to work for peacefully and independence, ठीक है। देखो
गांधी जी में तो बेटा कोई दिक्कत ही नहीं है, नाउन है, बिल्कुल सही बात है। हु इज, बेटा हु रिलेटिव प्रोनाउन है तो ये सिंगुलर है, तो इज विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, पैसिव वॉइस हु इज नोन कैसे जाने जाते हैं, एज द फादर ऑफ द नेशन। ठीक है, तो बेटा जाने जाते हैं ऐसे, तो गांधी जी के लिए वर्ब के आगे दैट विल बी द लिव्ड इज द वर्ब। सो लिव्ड अ नोबल लाइफ ऑफ फास्टिंग, फास्टिंग बेटा यहाँ नाउन है। ठीक है, एंड पॉवर्टी, और गरीबी की बात की, इन ऑर्डर टू वर्क फॉर पीसफुली एंड इंडिपेंडेंस। बेटा जिस वर्ड के बाद में ENC आ जाए या ANCE आ जाए, वो वर्ड क्या होते हैं बेटा, नाउन होते हैं। ठीक है, और अब एक बात और समझ लो, एंड क्या है, ये कंजंक्शन है। बेटा कंजंक्शन का एक काम होता है बैलेंस करना। जैसे अगर इधर नाउन या प्रोनाउन है, बेटा नाउन प्रोनाउन एक ही कैटेगरी में आते हैं, तो इधर भी नाउन या प्रोनाउन हो सकता है। ठीक है, अगर बेटा इधर एडजेक्टिव आ जाए तो ये समझ जाओ कि इधर भी एडजेक्टिव ही होगा, अगर इधर वर्ब आ जाए तो इधर भी वर्ब ही होगा। ये मतलब इतना बड़ा रूल नहीं है कि मैं आपको ऐसे लिख रहा हूं और आप सोचे अरे ये तो हमें बड़ी नई चीज मिली। नहीं बेटा, ये इतना बड़ा रूल नहीं है, बड़ा आसान सा है। तो हमें समझ आ गया कि ANC ENC नाउन होते हैं। ठीक है, और बेटा पीसफुली में LY हटा दो तो एक वर्ड बना PEACEFUL, पीसफुल, और पीसफुल के साथ लिख दो बेटा नेचर। तो नेचर क्या हो गया, नाउन, और बेटा कैसा नेचर है, पीसफुल, तो पीसफुल क्या हो गया, दैट विल बी योर एडजेक्टिव। याद करो हमने क्या बताया था, एडजेक्टिव प्लस LY क्या बन जाता है, एडवर्ब। ये तो सब डिस्कशन हुआ है ना बेटा। अगर एडवर्ब बनता है तो ये नाउन हो गया और ये क्या हो गया बेटा, एडवर्ब। अब क्वेश्चन सीधी सी बात है, एरर मिल गया कि दोनों तरफ सेम चीज आनी चाहिए। ध्यान से सुनना, दोनों तरफ सेम आना चाहिए। तो बेटा अब हम करें क्या, इंडिपेंडेंस को चेंज करें या पीसफुली को चेंज करें, तो अब हमें यहां से समझ आएगा। बेटा फॉर क्या है, इट इज अ प्रपोजिशन, और प्रपोजिशन के बाद प्लस करके क्या आता है, नाउन या प्रोनाउन। क्यों आता है, हर प्रपोजिशन का अपना एक ऑब्जेक्ट होता है, तो यहां बेटा नाउन आएगा, तो पीसफुली नहीं होगा, इसका नाउन बना लो। करेक्ट आंसर क्या होगा, द करेक्ट आंसर विल बी द PEACE, पीस होगा। तो बेटा इसका आंसर किस पार्ट में हुआ, आंसर इज इन बी सेक्शन। बेटा इसका आंसर होगा बी सेक्शन में। ठीक है, समझ आ गया। तो बेटा ऐसे ही क्वेश्चंस को ब्रेक करते जाओ, पढ़ते जाओ, बहुत बढ़िया। आ जाओ। बिफोर इंडिपेंडेंस इन इंडिया, लीडर्स एंड नवाब्स of different state established nationalist organizations at provincial level। बेटा प्रोविंशियल मतलब प्रांतीय लेवल पे थे ना, नवाब जितने भी थे इंडिपेंडेंस से पहले, उन्होंने अपने अपने प्रांत में अपने अपने तरीके से ऑर्गेनाइजेशंस खड़ी कर ली थी, या आप उसे गवर्नमेंट कहो, कुछ भी कहो, मतलब उन्होंने एक रूलिंग अपना एरिया डिसाइड कर लिया था। सो बिफोर इंडिपेंडेंस इन इंडिया, लीडर्स एंड नवाब्स ऑफ डिफरेंट स्टेट established nationalist organizations at provincial level। बेटा बताओ क्या आंसर होगा, देखो एक बार इस क्वेश्चन को। ठीक है, चलो। वाह, बिफोर इंडिपेंडेंस, यहां तक तो बेटा कोई जरूरत ही नहीं है। बिफोर प्रीपोजिशन इंडिपेंडेंस नाउन होगा। इन इंडिया, लीडर्स एंड नवाब्स ऑफ डिफरेंट स्टेट्स। अच्छा बेटा एक बात बताओ, डिफरेंट, DIFFERENT, डिफरेंट। ठीक है बेटा, आई रेड डिफरेंट नॉवल, ये डिफरेंट नॉवेल्स होगा। तो बात हमें समझ आ रही है कि आई रेड डिफरेंट नॉवेल्स, बेटा अलग अलग, क्योंकि जब अलग अलग लीडर्स और अलग अलग नवाब थे तो उनकी डिफरेंट स्टेट्स भी तो होंगी, एक ही स्टेट थोड़ी होगी। सो बेटा स्टेट नहीं होगा, करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा स्टेट्स। आई रेड डिफरेंट नॉवेल्स, बेटा मैंने डिफरेंट नॉवेल्स पढ़े हैं। ठीक है, अलग अलग तरीके के वैरायटी जॉनर के नॉवेल्स पढ़े हैं, तो इसका जो आंसर होगा वो किस सेक्शन में होगा, द आंसर इज इन बी सेक्शन बेटा। ठीक है, ये आंसर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो, आ जाओ। देखो बच्चे, गेम्स एंड स्पोर्ट्स आर वेरी essential फॉर द प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ आवर बॉडी एंड माइंड। गेम्स एंड स्पोर्ट्स आर वेरी essential फॉर द प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ आवर बॉडी एंड माइंड। ठीक है, देख के बताओ कहां एरर होगा, किस पार्ट में एरर होगा। देखो कुछ बच्चे कहते हैं सर ये गेम एंड स्पोर्ट होना चाहिए, तो बच्चों अगर आपको याद आता हो तो इन जनरल इनको हम प्लूरल ही यूज करते हैं। ठीक है, जैसे आई एम इंटरेस्टेड इन गेम्स एंड ही इज इंटरेस्टेड इन स्पोर्ट्स। मैं गेम्स में इंटरेस्टेड हूँ, वो स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड है। ठीक है, तो गेम्स एंड स्पोर्ट्स इज द करेक्ट आंसर। यहाँ आप गेम एंड स्पोर्ट नहीं लिख पाओगे, आर बेटा प्लूरल वर्ब होगी किसके लिए, गेम्स एंड स्पोर्ट्स के लिए। ठीक है, आर वेरी एसेंशियल, बेटा कोई दिक्कत नहीं है, एसेंशियल है, वेरी एडजेक्टिव हो गया, आपका एडवर्ब हो गया। फॉर द प्रॉपर, प्रॉपर एडजेक्टिव है, डेवलपमेंट्स ऑफ योर माइंड एंड बॉडी। ठीक है, तो बेटा ये वर्ड जो होगा डेवलपमेंट्स, ये एस नहीं आएगा, डेवलपमेंट होगा। इसका मतलब क्या है,
बेटे जो नाउन होगा दैट इज यूज्ड एज अ सिंगुलर, इसको बेटा हम सिंगुलर यूज करेंगे, ठीक है। डेवलपमेंट्स को प्लूरल यूज नहीं करते हैं, और अगर डेवलपमेंट्स को प्लूरल यूज करते हैं तो दैट इज लाइक जैसे आप बिल्डिंग्स बना रहे हो, मतलब कोई पर्टिकुलर कैटेगरी में होगा। जब भी इन जनरल होगा तो डेवलपमेंट बेटा हमेशा सिंगुलर होगा और एब्स्ट्रैक्ट होगा, इसमें एस नहीं लगेगा, ठीक है। आज नेक्स्ट क्वेश्चन। In geography, you see the beautiful description of many states in India, but some of those states, hilly land is unsuitable not only for building but also for agriculture. Check करो बेटा क्या आंसर होगा। देखो बच्चों, इन ज्योग्राफी ध्यान से समझते जाना एक एक वर्ड को बेटा। यू सी, तुम देखते हो, द ब्यूटीफुल डिस्क्रिप्शन ऑफ मैनी स्टेट्स, बहुत सारे स्टेट्स का इन इंडिया, बट सम ऑफ दोज स्टेट्स, ठीक है, सम ऑफ दोज स्टेट्स हिली लैंड इज। तो बेटा हमें ये समझ आ रहा है कि बट कंजंक्शन आ गया तो हमारा सब्जेक्ट बना बेटा सम ऑफ दोज स्टेट्स, ठीक है। अब सम ऑफ दोज स्टेट्स को यदि मैं कह दूं तो बेटा सम के हिसाब से आर आना चाहिए, जैसे सम ऑफ दोज बॉयज आर, ठीक है। लेकिन हम यहाँ कुछ और ही कहना चाह रहे हैं, सम ऑफ दोज स्टेट्स, उनकी बेटा हिली लैंड, यानी कि स्टेट्स की लैंड, ठीक है। तो स्टेट्स की लैंड होगा तो बेटा यहाँ की साउंड आ गई, यानी कि पॉजिटिव केस बनेगा। स्टेट्स पहले से प्लूरल है तो पॉजिटिव बनाने के लिए अपोस्ट्रोफी मार्क का यूज करेंगे, अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाएंगे, बस यहाँ अपोस्ट्रोफी मार्क आपको लगाना है। तो हमारा सेंटेंस बना कि सम ऑफ दोज स्टेट्स हिली लैंड इज सुटेबल। तो बेटा लैंड कैसा है, सिंगुलर है, इज विल बी द करेक्ट आंसर। तो अब हमें ये समझ आ गया कि हमारा जो आंसर है वो किस पार्ट में निकल के आएगा, दैट विल बी इन ए सेक्शन, ठीक है बच्चों, एकदम परफेक्ट समझ आएगा, सारे आंसर्स आपको लिखे मिलेंगे, नो नीड टू वरी। नेक्स्ट आ जाओ। It was a great honor and privilege to witness the high-level meeting between Chinese and India's leaders. देखो बच्चे, बड़ा सीधा सा क्वेश्चन है, ध्यान से देखोगे तो समझ आ रहा होगा। इट वॉज अ ग्रेट ऑनर, कोई दिक्कत नहीं, एंड प्रिविलेज टू विटनेस द हाई लेवल मीटिंग्स बिटवीन चाइनीज एंड इंडियाज लीडर्स, ठीक है बेटा। अगर आप चाइनीज लिखोगे तो प्रॉपर एडजेक्टिव बन जाएगा, इंडिया लिखोगे तो नाउन होगा। फिर वही क्वेश्चन फंस जाता है कि आपने कंजंक्शन से जोड़े गए दोनों पार्ट ऑफ स्पीच को अलग अलग कर दिया, ठीक है। बात समझ पा रहे हो बेटा। इंडियन, जैसे आपने कहा इंडियन सोल्जर्स, तो इंडियन इज व्हाट, दैट इज अ पॉजिटिव प्रॉपर एडजेक्टिव, ठीक है। तो बेटा एक तरफ आप एडजेक्टिव लिख रहे हो, एक तरफ आप नाउन लिख रहे हो, तो दोनों को सेम कर दो बेटा। अगर हम दोनों को सेम करेंगे तो हमें कैसे लिखना होगा, हमें वर्ड लिखना होगा CHINA, चाइना, और इसके बाद बेटा हमें अपोस्ट्रोफी एस भी लगाना होगा। क्यों लगाना होगा, अगर हमने देखो ऐसे ही छोड़ दिया, जैसे आपको याद आ जाएगा, आपको पढ़ाया जाता है ना बेटा राम्स एंड मोहन्स, याद करेंगे बेटा अच्छे से, फादर्स लिखते हैं। इसका मतलब होता है कि राम के फादर अलग हैं और मोहन के फादर अलग है बेटा, समझ पा रहे हो। राम्स एंड मोहन्स फादर्स, ठीक है, वर्ब भी आर लगाते हैं, आर कमिंग, ठीक है, ये अब पक्का याद आ गया होगा, ठीक बेटा। एक हम लिखते हैं हम ऐसे करके, राम एंड मोहन, राम एंड मोहन एपोस्ट्रोफी एस फादर, ऐसे बेटा, एंड द आंसर विल बी इज कमिंग। इसका मतलब क्या हुआ कि राम और मोहन के एक ही फादर हैं, वही आ रहे हैं, ठीक है। अब हमें ये समझ आ रहा है कि अगर हम ये वाला एपोस्ट्रोफी ना लगाएं तो इसका मतलब क्या हुआ कि चाइना और इंडिया के जो लीडर्स हैं बेटा वो सेम हैं, लेकिन ऐसा नहीं है ना। जब मीटिंग हुई है तो चाइना के लीडर्स अलग हैं और इंडिया के अलग हैं, तो इसका करेक्ट आंसर होगा बेटा चाइनाज एंड इंडियाज लीडर्स, ठीक है। तो यहां सिर्फ चाइना लिख देने से काम नहीं चलेगा, और अगर दोनों के कोई चीज सेम होगी तो बेटा वो आप एक बार लिख सकते हैं, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट। आइडेंटिफाइंग, नर्चरिंग एंड डेवलपिंग एन एम्प्लॉयज टैलेंट is among the most important task of human resource development department. देखो बच्चे का आंसर होगा identifying, nurturing and developing an employee's talent among the most important task of human resource development department. ओके देखो बच्चे, बस फटाफट क्वेश्चंस को देखो, ज्यादा टाइम देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आइडेंटिफाइंग, नर्चरिंग एंड डेवलपिंग, बेटा ये तो सही है ना, आइडेंटिफाई करना, नर्चर पालन पोषण करना,
डेवलप करना, उसको बढ़ाना, एंड एम्प्लॉयज टैलेंट, किसी भी एम्प्लॉयज के टैलेंट का इज अमंग द मोस्ट इंपोर्टेंट टास्क। बेटा एक बात बताओ, अगर मैं कहता हूं अमंग, तो अमंग द क्या होगा बेटा, अमंग द बॉय होगा या बॉयज होगा? तो हमें तो पता है कि अमंग एक प्रपोजिशन है जिसकी हिंदी होती है बेटा बीच में। तो बांटोगे अगर बीच में, तो ऐसा तो नहीं है ना कि एक आदमी के बीच बांट दोगे, बेटा मल्टीपल लोगों के बीच बांटोगे ना। सो बेटा मल्टीपल लोगों के बीच बांटोगे तो यहां बॉयज विल बी द करेक्ट आंसर। उसी हिसाब से बेटा करेक्ट आंसर क्या होगा, इट विल बी टास्क। ठीक है, दैट इज द करेक्ट आंसर। तो बेटा आंसर किस सेक्शन में हुआ, आंसर हुआ हमारा सी सेक्शन में। ठीक है, ऐसे लिखते जाओ। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन। द फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन opinion, ठीक है, is that the scheme will ensure that the millions of farmers will be lifted out of poverty। बताओ बच्चे क्या आंसर होगा। द फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन ओपिनियन। ठीक है, आ जाओ बच्चे। देखो द फाइनेंस मिनिस्टर में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ये तो हमने टाइटल लिख दिया है। ठीक है, निर्मला सीतारामन, बेटा ये नाम हो गए यहां तक। ठीक, ओपिनियन क्या है, ये भी नाउन है, मतलब ये नाम है तो ये भी नाउन है। ये क्या है बेटा, ये भी नाउन है। फिर वही बात आती है, अगर ये दोनों नाउन बेटा एक साथ लिखे गए हैं तो इसके दो ही तरीके होते हैं। पहला, या तो ये हमारा कंपाउंड नाउन मान लिया जाए, मेरी बात समझ गए, कि जैसे हमने कह दिया निर्मला सीतारामन ओपिनियन, या तो ये पहला तरीका कि कंपाउंड नाउन मान लिया जाए, और बेटा दूसरा तरीका ये है कि हम इसको पूरे को नाम मान लें। तो हमें समझ पा रहे कि ना तो ये नाम है ना ये कंपाउंड नाउन है। ठीक है, अगर ये नहीं है तो बेटा हमें करना क्या होगा, दो नाउन के बीच में कोई ना कोई आपको ऐसा वर्ड डालना होगा जिसे आप लिंकिंग वर्ड कहते हो। जैसे बेटा आप प्रपोजिशन डाल सकते हो, ठीक है, या फिर आप कंजंक्शन डाल सकते हो, या फिर बेटा आप आर्टिकल दा लगा सकते हो। ठीक है, या फिर एग्जैक्टली आप पॉजिटिव केस लगा सकते हो। तो ऐसा कुछ करना ही होगा। तो सीतारमन की स्पीच थी ना, तो बेटा एपोस्ट्रोफी एस विल बी द करेक्ट आंसर। तो इस सेंटेंस का जो आंसर होगा वो बेटा किस सेक्शन में होगा, दैट विल इन ए सेक्शन। बेटा ए सेक्शन में उसका आंसर होगा। ठीक है, आज नेक्स्ट ट्राई करते हैं। पढ़ो बच्चे अच्छे से। हियर आर द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेसेस इन इंडिया यू शुड विजिट विद योर बेस्ट फ्रेंड्स, फैमिली एंड लव्ड वंस। चेदार ट्रिक, लद्दाख, दत्सागा वाटरफॉल, गोवा एटसेट्रा। द ब्यूटीफुल एंड हाइजीनिक सराउंडिंग ऑफ द प्लेसेस एंचेंटेड यू। बेटा बताओ क्या आंसर होगा। सेंटेंस थोड़ा सा बड़ा हो गया, इट सीम्स लाइक अ स्टोरी। तो बेटा करो क्या आंसर होगा। करो बेटा, क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, लेंथी सा सेंटेंस है। ठीक है, आजो। हेयर आर द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेसेस इन इंडिया। बेटा हेयर आर बिल्कुल सही है, ये हमने क्या यूज किया है, इन्वर्जन यूज किया है। ठीक है, तो जब हेयर और देयर से कोई सेंटेंस शुरू होता है तो बेटा वर्ब को सब्जेक्ट के पहले लगा देते हैं, इन्वर्जन बन जाता है। द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेसेस, क्योंकि प्लेसेस प्लूरल इसलिए आर भी सही होगा। ठीक है, इन इंडिया यू शुड विजिट विद योर बेस्ट फ्रेंड्स, कॉमा फैमिली एंड लव्ड वंस के साथ में। जैसे सब लिखवा दिए, केदार ट्रैक है, ठीक है, या फिर हमने कहा लद्दाख है, या दूध सागर है, वो दूध सागर वाटरफॉल है, या गोवा है। ठीक है, एटसेट्रा। द ब्यूटीफुल एंड हाइजीनिक सराउंडिंग। बेटा मैं आपको बता देता हूँ, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है, हाइजीनिक एडजेक्टिव है, सराउंडिंग एक नाउन है। तो बेटा सराउंडिंग नहीं होगा, करेक्ट आंसर होगा SURROUNDINGS, सराउंडिंग्स। बेटा ये नाउन हमेशा प्लूरल यूज होता है सराउंडिंग। जैसे आपने कुछ और वर्ड पढ़े होंगे, जैसे आपने कहा होगा एनल्स, रिकॉर्ड्स के लिए आता है। ठीक है, आर्काइव्स आता है, बेटा याद आ रहा है, एल्म्स आता है। ठीक है, जैसे आपने कहा बिलोंगिंग्स होगा। याद करके देखो बेटे, ये सब के सब आपके प्लूरल वर्ड्स होते हैं और इनके साथ वर्ब भी हमेशा प्लूरल ही आती है। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। नेक्स्ट बताओ। पीएम नरेंद्र मोदी सेज दैट million of rupees were spent on Gogibeel Bridge, on Gogibeel Bridge, India, ठीक है, is longest rail cum road bridge। PM Modi says that millions of rupees were spent on Bogibeel Bridge।
बेटा इसमें कुछ गड़बड़ है ना, थोड़ा सा हम सही कर लेते हैं। आज पहले हम सेंटेंस को सही करें, ठीक है। पीएम नरेंद्र मोदी सेज दैट मिलियन ऑफ रुपीज, ठीक, पहली बात इसको समझ लो बेटा, मिलियन, पहले इसको क्लियर कर लो। बात एकदम सीधी सी है बेटा, मैंने कहा 5000, 6000, 7000, ठीक है। कुछ टाइपिंग एरर्स हो जाते हैं बेटा, जो टाइप करते हैं हम भी टाइप करते हैं, गलती हो जाती है, तो इस सेंटेंस को मैं क्लियर करा देता हूँ। तो पहले मुझे समझ आ गया बेटा, मिलियन नहीं होगा, करेक्ट आंसर होगा MILLIONS, मिलियंस, ठीक है। जैसे I saw 5000 पीपल, 5000 लोग, लेकिन थाउजेंड्स ऑफ पीपल आर देयर। तो बेटा जब इसके पहले कोई न्यूमेरिकल एडजेक्टिव नहीं है तो ये वर्ड एकदम काउंटेबल नाउन है, प्लूरल बनेगा, ठीक है। तो मिलियंस ऑफ रुपीज वर स्पेंट, ठीक, ऑन बोगीबिल ब्रिज, यहां तक सही है, ओके। इंडियाज, बेटा ये इंडिया के बाद में ये इज नहीं है, बस अब समझ आ गए, ये बस इतना था, इंडियाज लॉन्गेस्ट रेल कम रोड ब्रिज, हो गया बेटा क्लियर, ठीक है। तो ये इज नहीं है, दैट इज एपोस्ट्रोफी एस, अब तो समझ आ गया। बोगीबिल ब्रिज, बोगीबिल ब्रिज, इंडियाज लॉन्गेस्ट रेल कम रोड ब्रिज, दिस इज द करेक्ट आंसर। तो बेटा अगर आप सोचे तो ये मैं बता देता हूँ, ये टाइपिंग एरर है, इसको तो आप क्लियर कर लेंगे, ठीक। बाकी बेटे इसका एरर जो होगा वो आंसर किस पार्ट में लिखेंगे, आंसर इज इन ए सेक्शन, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। लिंग्विस्टिक इज द स्टडी ऑफ लैंग्वेज, बताओ बच्चे। लिंग्विस्टिक इज द स्टडी ऑफ लैंग्वेज, बड़ा आसान बेटा। फिजिक्स SICS इज द स्टडी ऑफ, ठीक है। मैथमेटिक्स, याद आ रहे हैं बच्चे। ह्यूमैनिटीज HUMANITIES, ये सारे वर्ड बेटे सब्जेक्ट के नाम है, लेकिन ये सारे प्लूरल होते हैं, इनके बाद हमेशा S लगा रहता है, ठीक है। और प्लस इनके साथ वर्ब कैसी आती है, सिंगुलर आती है, क्योंकि ये सिंगुलर है, दीज आर द नेम ऑफ द सब्जेक्ट्स। तो लिंग्विस्टिक नहीं होगा, द करेक्ट आंसर विल बी लिंग्विस्टिक्स। तो इसका जो आंसर होगा वो बेटा किस पार्ट में होगा, दैट विल बी इन ए सेक्शन, बेटा इसका आंसर ए सेक्शन में होगा, ठीक है, समझ पा रहे हो। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। नेक्स्ट देखो, देयर हैव बीन 10 वुमेन डॉक्टर्स इन आवर कॉलोनी, बताओ बच्चे क्या आंसर होगा। देयर हैव बीन 10 वुमेन डॉक्टर्स इन आवर कॉलोनी। बढ़िया से क्वेश्चन को सॉल्व करो, देखते जाओ क्या है बेटा। देयर से शुरू हो गया, इंट्रोडक्टरी प्रोनाउन है, ठीक है। तो वर्ब बाद में ही आएगी, हैव बीन, और हैव बीन किसके अकॉर्डिंग आएगा, ये जो नाउन होगा, अगर ये नाउन सिंगुलर होगा तो हैज बीन, हैव बीन, तो ये नाउन होना चाहिए प्लूरल, ठीक है। तो बेटा आपको लगता है कि डॉक्टर्स प्लूरल, तो मैं आपको बता दूं बेटा, यहां अगर आप देख पा रहे हो ये भी कॉमन नाउन है, ठीक है। और बेटा ये भी आपका क्या है, दैट इज ऑल्सो द कॉमन नाउन, और ओके। तो बेटा अगर ऐसे मैन एंड वुमेन के कंपाउंड नाउन्स आते हैं तो इसमें दोनों वर्ड को हमें प्लूरल करना होता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, WOMEN, वीमेन। There have been 10 women doctors in our colony, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो। A 5-man delegation waited upon the prime minister who would start the function. A 5-man delegation waited upon, बेटा waited upon करना होता है मतलब फ्रेजल वर्ब है, जैसे उनका वेलकम करना, ठीक है, या उनको एंटरटेन करना, ठीक। तो a 5-man delegation waited upon the prime minister who would start the function, ठीक है। अच्छा बेटा कैसे लिखते हो, a 5 YEAR ईयर या YEARS ईयर्स प्लान। बेटा याद करने का तरीका सिर्फ आपको बताया जा रहा है, आप 5 ईयर या ईयर्स प्लान, ठीक है। तो आपने कहा सा प्लान है, बेटा कौन सा प्लान है, 5 ईयर, 5 साल का। तो बेटा ये जो वर्ड है ये एज एन एडजेक्टिव काम कर रहा है ना इसके लिए, अगर ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है तो ये हमेशा कैसा लिखा जाएगा, दैट विल बी सिंगुलर, ठीक है। तो ईयर्स नहीं आएगा, ईयर आएगा। तो अ 5-man डेलीगेशन, बेटा कैसा डेलीगेशन, 5-man, तो MEN नहीं होगा, द करेक्ट आंसर विल बी MAN। अ 5-man डेलीगेशन वेटेड अपॉन द प्राइम मिनिस्टर हु वुड स्टार्ट द फंक्शन, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट बात करो। हिंदूज एंड मुस्लिम्स लिव लाइक ब्रदर्स इन इंडिया, अगेन बेटा बहुत बढ़िया क्वेश्चन, ठीक है, करो ट्राई। हिंदूज एंड मुस्लिम्स लिव लाइक ब्रदर्स इन इंडिया, व्हाट्स द करेक्ट आंसर। ये बड़े सेलेक्टेड क्वेश्चन है बेटा नाउन के,
ये 50 क्वेश्चंस हैं, आपको ऐसा लग जाएगा कि सब पूरा का पूरा नाउन आपने रिपीट करवा दिया, मतलब एकदम पूरा रिवीजन हो जाएगा बेटा, ठीक है। हमने कहा हिंदूज एंड मुस्लिम्स, बेटा कुछ चीज बताते हैं, पहले समझो। एक वर्ड है ब्रदर। ब्रदर कौन होता है बेटा? भाई होता है, लेकिन ये आता है फैमिली में। एक फैमिली के अगर दो भाई हैं तो बेटा वो एक ब्रदर होगा। अगर उसका प्लूरल लिखेंगे BROTHERS इज द करेक्ट आंसर। इसमें कौन सी शक वाली बात है? लेकिन बेटा ऐसा भी तो हो सकता है कि एक हिंदू हो एक मुस्लिम हो, BRETHREN, बेटा ये भी तो होगा। मतलब अगर कम्युनिटी में एक हिंदू है, एक मुस्लिम है, एक सिख है, एक पंजाबी है, ठीक है, अलग अलग है, तो बेटा दैट विल बी अ ब्रदर। और ये कौन से होते हैं बेटे? ब्रदर तो होते हैं, लेकिन ये किस में आते हैं? दैट इज इन कम्युनिटी में आते हैं बेटे, कम्युनिटी वाले भाई बहन होते हैं, ठीक है। ऐसे वर्ड्स होते हैं बेटा जिनका नाउन, अगर नाउन आप सिंगुलर लिखेंगे तो बेटा वो एक मीनिंग देगा, अलग वर्ड रखेगा, और प्लूरल में जाओगे तो वो अलग अलग वर्ड्स बन जाते हैं, ठीक है। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं कि जैसे मैं आपको एक और करा देता हूं, मानो कुछ अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं। जैसे आपका वर्ड हो गया बेटा कलर। कलर का मतलब सबको पता है HUE, यानी कि हिंदी में लिख देता हूं रंग होता है, ठीक है। अब आपने कैसे इसका प्लूरल बन जाएगा COLOURS, कलर्स। ऑफकोर्स बेटा कलर्स का मतलब क्या होगा? हमने कह दिया रंग होगा। होली इज द फेस्टिवल ऑफ कलर्स। और फिर आपने कहा सर एक और वर्ड होता है कलर्स। अब आप कहोगे कि इस कलर्स का मतलब क्या होता है? तो बेटा इस कलर्स का मतलब होगा इट विल बी फ्लैग। तो ऐसे मतलब न्यूमरस तरीके के बेटा नाउन के सिंगुलर प्लूरल कॉन्सेप्ट्स होते हैं। ये बस नाउन है, नंबर का क्वेश्चन है, तो ब्रदर्स नहीं आएगा, करेक्ट आंसर होगा BRETHREN। बेटा यहाँ एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ये वर्ड हमेशा कैसा होता है? दैट इज ऑल्सो प्लूरल, ऑलवेज अ प्लूरल वर्ड। तो इसका प्लूरल कभी भी ये मत लिख देना BRETHRENS, बेटा ये गलत होता है, इसको कट लगा दो, ये मत कर देना कभी, ठीक है। ब्रीदन्स बिल्कुल भी नहीं होगा, ये करेक्ट आंसर ऐसे बनेगा, ठीक। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो। द ग्रेट आर्टिस्ट वॉज सराउंडेड बाय द यूजुअल क्राउड ऑफ हैंगर ऑन्स। बच्चों बताओ क्या आंसर होगा? द ग्रेट आर्टिस्ट वॉज सराउंडेड बाय द यूजुअल क्राउड ऑफ हैंगर ऑन्स, क्या आंसर होगा बेटा बताएं? द ग्रेट आर्टिस्ट वॉज सराउंडेड बाय द यूजुअल क्राउड ऑफ हैंगर ऑन्स, ठीक है। चलो इसे भी समझते हैं, आ जाओ बेटा। हमने कहा द ग्रेट आर्टिस्ट वॉज सराउंडेड बाय द यूजुअल क्राउड ऑफ हैंगर्स ऑन। बेटा देखो सीधी सी बात है, एक वर्ड है PASSERBY, पासर बाई, ठीक है। अब इसमें पासर नाउन हो गया, बाई होगी प्रपोजिशन। तो जब आप इसका प्लूरल बनाओगे तो कैसे लिखोगे बेटा? ऐसे तो लिखोगे पासर्स बाई, PASSERS, पासर्स बाई। तो बेटा यहाँ जो नाउन है, आप प्लूरल किसका बना रहे हो? नाउन का। इस प्रपोजिशन का थोड़ी प्लूरल बनाओगे। तो बेटा सेम थिंग है, जैसे आपने कहा होता वर्ड इट इज योर लुकर ऑन। बेटा लुकर ऑन कौन होते हैं? जो इधर उधर ताका झांकी करते हैं। पासर बाई जो गुजरते रहते हैं, हैंगर ऑन भी वही होते हैं बिना पर्पस के, ठीक है। तो आपने एक वर्ड लिख दिया LOOKERS, लुकर्स, ऑन विल बी द करेक्ट आंसर। सो आई केम टू नो कि बेटा हमें क्या करना होगा कि हमें जो भी रूट नाउन है उसके अंदर एस लगाना होगा। तो हमारा करेक्ट आंसर कैसे लिखा जाएगा? करेक्ट आंसर लिखा जाएगा HANGERS, हैंगर्स, ऑन विल बी द करेक्ट आंसर। और जब हम लिखेंगे कि आंसर कहां है तो बेटा हमें कहना होगा आंसर हमारा सी सेक्शन में है, ठीक है। आ जाओ बढ़िया नेक्स्ट क्वेश्चन। हंड्रेड्स ऑफ पासर बाइज स्टॉप्ड एट द प्लेस ऑफ एक्सीडेंट। बहुत बढ़िया बच्चे, करो क्वेश्चन को सॉल्व। Hundreds of passerbys stopped at the place of accident. समझ आ गया बेटा? अभी भी कराया था ना, पासर बाई नाउन है ना, तो प्रपोजिशन में SQ लगा दो, ठीक है। तो क्या आंसर होगा? दैट विल बी PASSERS, पासर्स बाई विल बी द करेक्ट आंसर। तो आंसर किस सेक्शन में हुआ बेटा? आंसर हुआ हमारा बी सेक्शन में, ठीक है, बी में आंसर हुआ। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट करो। Doctors did their best to save the lives of the accident victims. Doctors did their best to save the lives of the accident victims. बच्चों पूरे 50 क्वेश्चंस, ठीक है, पूरे 50 क्वेश्चन डिस्कस करा देंगे और नाउन आपके फिंगर टिप्स पे आ जाएगा, ठीक है। सारे क्वेश्चंस के साथ रूल बताते जा रहा हूं, समझ आएगा। देखो बच्चे, ये जितने भी वर्ड F या FE पे खत्म होते हैं तो आपको याद आ रहा होगा इनका प्लूरल हम VES करके बनाते हैं। जैसे अगर मेरा वर्ड है बेटा वाइफ तो प्लूरल क्या होगा? दैट विल बी WIVES, वाइफ्स, ठीक है।
अगर मैंने लिखा होता है KNIFE नाइफ, तो वर्ड क्या होगा बेटा, KNIVES नाइफ्स होगा, रूफ का रूफ्स होगा, ठीक है। लेकिन बेटा यहाँ कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं, जैसे आपने कहा SAFE सेफ, तो करेक्ट आंसर होगा SAFES, ठीक है। बच्चे पूछते हैं सर सेव्स क्यों नहीं बना सकते, बेटा मैं बता देता हूँ इसका। अगर आपने सेव्स लिख दिया तो सेव्स क्या हो जाएगा बेटा, सेव वर्ब की सिंगुलर फॉर्म हो जाएगी। सो यू मे बी कंफ्यूज्ड कि आपको समझ ही नहीं आएगा कि कौन सा नाउन है और कौन सा वर्ब। ऐसे देखो, जैसे बेटा वर्ड है बिलीफ, ठीक है, तो क्या लिखोगे, BELIEFS लिखोगे, बिलीव्स लिख दोगे तो यू विल बी कंफ्यूज, ठीक है। तो हमें समझ आ गया बेटा, लाइफ नहीं होगा, करेक्ट आंसर होगा लाइव्स। सबके अलग अलग लाइफ है, तो लाइव्स विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो। द जेंट्री ऑफ अ कॉलोनी वॉज इन्वाइटेड टू अटेंड द मीटिंग। ओके बेटा, जेंट्री मतलब कौन होते हैं, जेंट्री मतलब होते हैं ना पीपल, जैसे सोशल गैदरिंग होती है उसको तो कहते हैं, जो आपके वहां जेंट्री रहती है, जो लोग इकट्ठे होते हैं, सोशल गैदरिंग होती है, दैट इज कॉल्ड द जेंट्री। ओके, तो द जेंट्री ऑफ द कॉलोनी वॉज इन्वाइटेड टू अटेंड द मीटिंग, व्हाट इज द करेक्ट आंसर। बेटा कुछ नाउन होते हैं, इनके बाद प्लस करके जो भी वर्ब आती है वो हमेशा प्लूरल आती है, ठीक है। अब पूछोगे सर कौन से वर्ड है, तो देखो बेटा, पुलिस, पीपल, पोल्ट्री, पीजेंट्री, जेंट्री, एक्सक्रेटा, कैटल। बेटा थोड़े से थे तो मैंने सारे लिख दिए, ठीक है। अब आपको मीनिंग और बता दो तो थोड़ा सा मीनिंग भी समझा देता हूं, देख लो बच्चे। पुलिस का मतलब तो पता होगा, पीपल पता होगा, पोल्ट्री आता है दैट इज फॉर हेंस के लिए, ठीक है, मुर्गियों के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट है बेटा पीजेंट्री आता है किसके लिए, इट इज फॉर फार्मर्स के लिए यूज करते हैं। ओके, जेंट्री होता है बेटा सोशल गैदरिंग। ओके, एक्सक्रेटा क्या होता है, इट इज योर वेस्ट ऑफ एनिमल्स। और कैटल हमें समझ आ ही रहा है, मवेशी होते हैं, ठीक है। और हमें एक बात और समझ आनी चाहिए बेटा, वो क्या है वो भी ध्यान से सुनो। देखो बातें जो जो समझ आनी चाहिए वो आनी ही चाहिए। आपने कह दिया कि ये सारे के सारे वर्ड्स अब प्लूरल होते हैं, तो प्लस करके बेटा इनके पहले कभी भी आर्टिकल एन मत लगा देना, ठीक है। और इनके बाद कभी एस और ईएस भी मत लगा देना, ये दो चीजें हमें समझ आ गई, ठीक। अब हमने कहा जेंट्री कैसा है बेटा, प्लूरल है, तो वॉज नहीं आएगा, करेक्ट आंसर क्या होगा, वर विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इस सेंटेंस का जो आंसर होगा बेटा वो किस पार्ट में होगा, दैट विल बी इन बी सेक्शन। आई होप सो आप क्लास को एंजॉय कर रहे होगे और आपको एक एक बात अच्छे से समझ आती जा रही होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करो बेटा। केटल्स आर नॉट अलाउड टू एंटर दिस ग्राउंड। केटल्स आर नॉट अलाउड टू एंटर दिस ग्राउंड, बेटा बताओ क्या आंसर होगा। चेक करो, टेक योर टाइम, क्वेश्चन सॉल्व करो बेटा। केटल्स आर नॉट अलाउड टू एंटर दिस ग्राउंड। देखो एक छोटी सी बात मैं यहाँ आपको बताता चलूं बेटा, एंटर के बाद कभी इन और इनटू नहीं लगाते, अगर उसके बाद में कोई फिजिकल प्लेस मेंशन हो, जैसे एंटर इन द क्लास, एंटर इनटू द क्लास नहीं होगा। ये प्रपोजिशन का क्वेश्चन है, लेकिन हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी मैंने इसलिए बताया था कि आप यू स्टूडेंट्स कैन बी कंफ्यूज्ड है कि सर एंटर इन दिस ग्राउंड क्यों नहीं है या इनटू दिस ग्राउंड क्यों नहीं है, ठीक है। तो वो प्रपोजिशन में तो ये बेटा आता नहीं है, अभी आप याद कर लो, जब प्रपोजिशन पढ़ाएंगे तो लॉजिकल क्वेश्चन का डिस्कशन हो जाएगा, ठीक है। अभी देखो आपको एक लिस्ट लिखवाई थी कि सारे के सारे वर्ड्स कैसे होते हैं, प्लूरल होते हैं, इनके साथ वर्ब प्लूरल होती है, इनके पहले आर्टिकल एन नहीं आता और एस और एस नहीं आता है। तो बेटा जब मैंने सारी बातें आपको समझा ही दी हैं, तो अब आपको क्वेश्चन भी ब्रेक कर लेना चाहिए कि यहाँ कैटल वर्ड जो लिखा गया बस यही गलत है। कैटल्स करेक्ट आंसर क्या होगा, CATTLE होगा। कैटल बेटे इटसेल्फ एक प्लूरल वर्ड है, इसलिए इसके साथ में आर लगाते हैं, ठीक है। आज नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Order has been issued for his transfer to another district, but he has not received them so far. बेटे इस क्वेश्चन को ब्रेक करने के लिए हम एक ग्रामर का कॉन्सेप्ट भी पढ़ेंगे, लेकिन देखो जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं सो वी शुड ट्राई टू गेट द लॉजिक फ्रॉम द क्वेश्चन। कहीं ना कहीं एग्जामिनर कोई क्लू या लिंक छोड़ देता है, उससे हमें कुछ चीजें समझ आने लग जाती हैं, ठीक है, और हम एरर भी निकाल लेते हैं। आज इस सेंटेंस में एक छोटा सा लिंक है, जैसे हमने कहा ऑर्डर हैज बीन इश्यूड, तो बेटा ऑर्डर सिंगुलर है, हैज भी सही है, आ जाए, फॉर हिज ट्रांसफर टू अनदर डिस्ट्रिक्ट बट ही हैज नॉट रिसीव्ड दैम सो फार। बेटा अगर ये सिंगुलर है
तो आप दैम क्यों लगा रहे हो? इट शुड बी इट, ठीक है। इसी बात को लेके इस लिंक की वजह से कुछ बच्चे क्वेश्चन निकाल भी लेते हैं, कुछ बच्चे गलत भी कर देते हैं। यूजुअली स्टूडेंट्स को लगता है कि जब नाउन प्लूरल है तो उसका सिंगुलर है तो एडजेक्टिव सिंगुलर होना चाहिए, और वो बेटा दैम का इट कर देते हैं। तो अब जरा हम समझने की कोशिश करते हैं। बेटा ये जो वर्ड होता है ना ऑर्डर, इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट छुपे हैं, पहले उसे पढ़ लो। ऑर्डर एक वर्ब होती है जिसका मतलब होता है बेटा आदेश देना। मुझे लगता है इतना समझ आ रहा होगा, हिंदी में आदेश देना, ठीक है। तो अगर मैं कहता हूं बेटा ही, तो मुझे लिखना होगा ही, ORDERS, ही ऑर्डर्स मी, वो मुझे आदेश देता है। प्रोनाउन सिंगुलर है, वर्ब सिंगुलर होगी, करेक्ट बेटा। अगर मैं दे लिख देता हूं तो आपको कहना होगा दे, ORDER, ऑर्डर मी, वो मुझे आदेश देते हैं। ये भी वर्ब है बेटा प्लूरल, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट हुआ एक। अब हम दूसरा कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं, समझो बेटा, बहुत ध्यान से सुनना, चीजों को समझने की कोशिश भी करें। बेटा एक और वर्ड होता है ORDER, ऑर्डर। अब ये होता है बेटा आपका नाउन, ठीक है। अब ये क्या बन जाता है? नाउन। यानी कि अब इसकी जब हिंदी लिखोगे, बेटा अब जब इसकी हिंदी लिखोगे तो ये क्या बन जाएगा? नाउन। और इसकी हिंदी क्या होगी? सिर्फ आदेश होगा, ठीक है। अब बेटा जो आदेश होता है ये दो तरीके का हो जाता है। कैसे बेटा? एक हो जाता है आपका ओरल, जैसे आपने मुंह से बोल के दे दिया, मैंने कहा इट्स माई ऑर्डर। बेटा एक आपका आदेश हो जाता है कौन सा? दैट विल बी योर रिटेन, यानी कि आपने लिख के दिया है, ठीक है। अब हमेशा याद रखना है बेटा, जब भी ओरल होगा तो करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी? ऑर्डर होगी। और बेटा जब भी रिटेन होगा तो करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी? ऑर्डर्स होगी। जैसे ट्रांसफर का ऑर्डर नहीं होता, ट्रांसफर के ऑर्डर्स होते हैं, ठीक है। तो अगर मैं कहता हूं इट इज माई ऑर्डर, इट इज माई ऑर्डर, तो बेटा बिल्कुल सीधी सी बात है, मैंने आपसे मुंह से कहा है चले जाओ यहां से, इट्स माई ऑर्डर। लेकिन अगर आपको लिखा हुआ स्टेटमेंट मिला है तो दैट विल बी ऑर्डर्स। तो हमारा करेक्ट आंसर ये होगा कि हमें इसमें ऐसे लिखना होगा ऑर्डर्स। अब तो बेटा प्लूरल हो गया। और हैज का क्या करना होगा? द करेक्ट आंसर विल बी हैव। तो ऑर्डर्स हैव बीन इश्यूड फॉर हिज ट्रांसफर टू अनदर डिस्ट्रिक्ट, बट ही हैज नॉट रिसीव्ड दैम। अब चूंकि ये प्लूरल है तो दैम इज करेक्ट आंसर। तो बेटा इस सेंटेंस का अगर आप आंसर लिखोगे तो कहां लिखोगे? दैट विल बी इन ए सेक्शन। आई होप सो मजे से क्वेश्चन समझ आया होगा। बेटा एक्सप्लेनेशन सारे क्वेश्चंस के नीचे प्रॉपर लिखी जाएंगी, इन्हें आप जरूर अपनी नोटबुक पे नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन। Although she has studied English for almost a year, she has yet to learn alphabets. बताओ बच्चे क्या आंसर होगा? Although she has studied English for almost a year, she has yet to learn alphabets. ठीक है, चलो बेटा। ऑल्दो का क्वेश्चन सबको पता है कि ऑल्दो के साथ येट लगाते हैं। अगर नहीं भी पता है तो बेटा ये कंजंक्शन का क्वेश्चन होता है। लेकिन यहां एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बेटा, बताओ अगर मैं ABC लिखता हूं और कहां तक लिखता हूं बेटा? Z तक लिखता हूं, ठीक है, Z तक। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये पूरे के पूरे 26 लेटर्स का एक सेट होता है जिसको हम कहते हैं ALPHABET, अल्फाबेट। जिसकी अगर हिंदी में बात की जाए तो बेटा हिंदी में हम इसको कहते हैं वर्णमाला। आई होप सो बात समझ आ रही होगी। इसको हम हिंदी में कहते हैं बेटा वर्णमाला, ठीक है। अब आपको ये कहता है कि सर फिर लेटर क्या होती हैं? बेटा लेटर या लेटर्स क्या होती हैं? बात एकदम सही है कि ये समझना बहुत जरूरी है। बेटा मैंने ए लिखा तो ये एक लेटर होगा, मैंने सी लिखा ये एक लेटर होगा, और मैंने एम लिखा तो एक लेटर होगा। बात समझ पा रहे हो? बेटा ऐसे ही अगर मैं यहाँ कह रहा हूँ डी है, और या फिर मैं कह रहा हूँ जी है, या फिर मैं कह रहा हूँ बेटा एच है, ये सब के सब क्या है? के लिख देते हैं, ये सब लेटर्स हैं। तो बेटा लेटर्स मतलब होता है, जैसे वर्ड क्या है बेटा समझ लो। आपने कभी वर्ड की डेफिनेशन पढ़ी होगी तो ऐसे लिखा होगा बेटा ग्रुप ऑफ लेटर्स। गेटिंग माय पॉइंट बेटा? दैट इज कॉल्ड द ग्रुप ऑफ लेटर्स। क्यों? क्योंकि लेटर्स का समूह ही तो यहां होगा। अगर आपने ग्रुप ऑफ अल्फाबेट कर दिया तो बेटा क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा, क्योंकि अल्फाबेट तो वर्णमाला होती है, तो वर्णमाला का ग्रुप कभी वर्ड नहीं हो सकता है। तो बेटा जब ये वर्णमाला होगी तो अल्फाबेट्स नहीं आएगा। करेक्ट आंसर क्या होगा? द करेक्ट आंसर विल बी अल्फाबेट। बेटा बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, क्योंकि अगर हम पूछते हैं कि 26 अल्फाबेट, देयर आर 26 लेटर्स इन अल्फाबेट, तो बेटा 26 लेटर्स होते हैं, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट देखो, there are 2 scores of books which are lying unused in library. बताओ बेटा क्या आंसर होगा? करो बच्चे क्वेश्चन सॉल्व।
देयर आर टू स्कोर्स। बेटा टू क्या है याद करो, ये मैंने आपको क्वेश्चन पढ़ा दिया, ये आपका कहेंगे सही है न्यूमेरिकल एडजेक्टिव है, और बेटा स्कोर 20 होता है तो ये आपका न्यूमेरिकल नाउन हो गया। तो बेटा ये जब न्यूमेरिकल नाउन लिखा जाएगा तो सिंगुलर होगा, स्कोर्स नहीं होगा। करेक्ट आंसर होगा SCORE स्कोर। ठीक है, तो आंसर किस सेक्शन में होगा बेटा? आंसर होगा आपका ए सेक्शन में। इसकी एक्सप्लेनेशन हम पहले ही दे चुके हैं, अगर किसी बच्चों को एक्सप्लेनेशन लेनी है तो वो पहले वाले क्वेश्चन को चेक करेगा। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे बेटा। इट इज डिफिकल्ट टू फाइंड मैन सर्वेंट्स इन बिग सिटीज बिकॉज दे आर एंगेज्ड इन अदर प्रॉफिटेबल प्रोफेशंस। ठीक है, बताओ बच्चे क्या आंसर होगा? It is difficult to find men servants in big cities because they are engaged in other profitable professions. ठीक है, देखो बच्चों क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखो, क्योंकि होगा क्या है आप ये सब जानते हैं, हमें एक्सप्लेनेशन नहीं देनी बेटा एग्जाम में। बिल्कुल हम सबको पता है कि हमें ABCD मिलेगा और वी हैव टू जस्ट क्लिक देयर और वी हैव टू जस्ट एनसर्कल द आंसर। हमें बस सर्कल आंसर को एनसर्कल करना होता है या ब्लैक करना है। ठीक है, अपने जो हमें बॉल्स दी गई हैं। बट बेटा प्रॉब्लम इज दैट कि हम जब तक सीखेंगे नहीं तो कैसे हम आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है, समझो हमने कहा इट इज डिफिकल्ट टू फाइंड मेन सर्वेंट्स इन बिग सिटीज। पढ़ने में हमें बिल्कुल सीधा सीधा सही भी लग रहा है। ठीक है, और देखो बिकॉज दे आ गया प्लूरल, तो आर ये इसका मतलब प्लूरल भी होना चाहिए। लेकिन यहां समझो बेटा मैन क्या है, ये एक नाउन है, और सर्वेंट्स क्या है बेटा, ये भी एक नाउन है। तो मैंने आपको ये बताया था कि दोनों ही कॉमन नाउन है, और जब मैन एंड वोमेन के बेटा कॉमन नाउन्स बनते हैं तो उसके साथ में जो वर्ड मतलब जो दोनों वर्ड होते हैं बेटा उसके दोनों ही फैक्टर्स को प्लूरल लिखा जाता है। तो MAN नहीं आएगा, करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा? मैन सर्वेंट होगा। ठीक है, अब मैं आपको एक बात और बताता हूं बेटा, मैन एंड वोमेन का प्लूरल ए का ई करके बनाते हैं, लेकिन एक वर्ड है, जरा ध्यान से देखना बच्चों। आपने कहा मैन ईटर, बेटा एक वर्ड होता है मैन ईटर, इसका जब आप प्लूरल बनाते हो तो बेटा क्या बनता है? MANEATERS ईटर्स। बच्चों ये बड़े काम के शब्द हैं, इन्हें मैं 3-4 वर्ड है लिख देता हूं। जैसे आपने कह दिया WOMAN, देखते जाना, वोमेन हीटर, बेटा इसमें ए का ई नहीं करना है, तो आप क्या लिखोगे? WOMANHATERS। बेटा सही से समझ आ रहा है? ठीक है, आगे आ जाओ। हमने कहा बेटा मैन लवर, तो मैंने आपको 3 वर्ड लिखे हैं, आप समझ चुके होंगे कि इसके 6 बन जाएंगे। तो बेटा करेक्ट आंसर क्या होगा? इट विल बी मैन, LOVERS। तो बेटा यहां आपको कहीं ए का ई करने की जरूरत नहीं है, और ये क्वेश्चन आपके पेपर में आपको जरूर परेशान कर सकता है। ठीक है, तो इन वर्ड्स को बेटा जरूर याद कर लेंगे, नोट डाउन करेंगे। मैं आपको चीजें समझा रहा हूं, आपको बस नोट करनी है। नेक्स्ट आ जाओ। Thousands of hundreds of students have attended the seminar. Thousands of hundreds of students have attended the seminar. बेटा क्वेश्चन सही है या गलत है? अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ने के आदी हैं तो आपने बेटा ऐसे कुछ वर्ड्स पढ़े होंगे, मैं आपको लिखता हूं और मुझे आप yes and no में रिप्लाई भी करते रहेंगे। बेटा ऐसे लिखा होता है ना, टेंस ऑफ, THOUSANDS, थाउजेंड्स ऑफ। बेटा आ रहा है यार, टेंस ऑफ, थाउजेंड्स ऑफ। तो टेंस छोटा है, थाउजेंड्स उससे बड़ा है, इसको हम कहते हैं बेटा असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, और थाउजेंड्स से पहले ये है तो ये बेटा असेंडिंग ही रहेगा। लेकिन अगर मैं कह दूं थाउजेंड्स ऑफ, हंड्रेड्स ऑफ, तो ये कहलाता है डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, यानी कि पहले बड़ा आएगा फिर छोटा आएगा। ठीक, तो समझ लो बेटा। आपने एरर तो ये निकाल दिया होगा कि थाउजेंड्स होगा, मैं आपको बता रहा हूं बड़ा आसान था। लेकिन बेटा इसका सही एरर ये होगा कि ये असेंडिंग ऑर्डर में लिखा जाता है, यानी कि छोटा वाला नंबर पहले आता है। तो पहले आप लिखेंगे बेटा हंड्रेड्स ऑफ और फिर आप लिखेंगे थाउजेंड्स ऑफ। तो बेटा इसको चेंज कर देंगे। ठीक है, तो सेंटेंस बनेगा हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स हैव अटेंडेड द सेमिनार। इट इज रियली अ वेरी नाइस क्वेश्चन वी हैव टुडे। ठीक है, तो ये असेंडिंग ऑर्डर में लिखा जाना है, याद रखने वाली बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो। द कमेटी इज डिवाइडेड ओवर द इश्यू ऑफ द अपॉइंटमेंट एंड दिस हैज रिजल्टेड इन मच डिस्टर्बेंस अमंग द मेंबर्स। करो बच्चे क्वेश्चन। द कमेटी इज डिवाइडेड ओवर द इश्यू ऑफ हिज अपॉइंटमेंट एंड दिस हैज रिजल्टेड इन मच डिस्टर्बेंस अमंग द मेंबर्स। बेटा बहुत 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 बढ़िया क्वेश्चन, फिर से समझ लो।
आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूं बेटा। जो कलेक्टिव नाउन होता है ना, कोई भी कलेक्टिव नाउन होता है, ध्यान से सुनना बेटा, इसके बाद प्लस करके वर्ब हमेशा कैसे लगाते हैं, सिंगुलर लगाते हैं, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है बेटा, कलेक्टिव नाउन ना दो तरीके से यूज हो जाता है, मैं बता रहा हूं कैसे बेटा। कलेक्टिव नाउन यूजुअली क्या होता है, ब्लॉक होता है, यानी कि जुड़ा हुआ रहता है, ठीक। लेकिन कभी कभी बेटा ये अनब्लॉक हो जाता है, यानी कि खुल जाता है, मतलब इंडिविजुअलिटी में टूट जाता है। कैसे, समझो आप बात को। जैसे समझो, हमने कहा बेटा हमने एक सेंटेंस लिखा, जूरी हैज गिवन, जूरी हैज गिवन इट्स डिसीजन, जूरी हैव गिवन इट्स डिसीजन। बेटा समझने की बात करेंगे। देखो, अगर आपने जूरी बनाई है तो बेटा क्यों बनाई है, अगर मैं आपसे पूछूं तो आप कहेंगे सर जूरी इसलिए बनाई हमने कि सारी की सारी जूरी मिलके, यानी कि जितने भी लोग थे वो हैज गिवन, वो दे दें अपना एक डिसीजन, यानी कि अनएनिमस डिसीजन, ठीक है। लेकिन बेटा ऐसा कभी कभी होता नहीं है ना, कभी कभी क्या हो जाता है, जैसा अयोध्या मंदिर पे हुआ था सबसे पहले वाले केस में, जूरी तो तभी भी बनी थी ना, लेकिन सबकी रिपोर्ट्स अलग अलग थी। तो अगर ऐसा कॉन्सेप्ट आ जाएगा तो बेटा आप क्या लिखोगे, जूरी, जूरी के साथ आ जाएगा बेटा आपका, ओहो माय गॉड क्या हो रहा है, इसको अभी क्लियर कर दे बेटा, रुको, दिस इज नाउ, लेट्स सी। और बच्चे अब हमने लिखा बेटा ये जूरी, ठीक है। अब आएगा बेटा आपका हैव, फिर आप लिखेंगे गिवन, और फिर आप लिखेंगे देयर, एंड इट विल बी डिसीजंस। बेटा आई होप सो क्वेश्चन समझ आ रहा होगा। तो बेटा जब इन्होंने अपने डिसीजंस लिए तो जूरी अनब्लॉक हो गई। सेम इज हियर बेटा, जब हम कह रहे हैं द कमेटी इज डिवाइडेड, तो अगर कमेटी डिवाइड हुई है तो बेटा मानो ये कमेटी है, तो डिवाइड होने का मतलब क्या है, इसमें जितने भी लोग थे वो ऐसे अलग अलग निकल के आ गए, यानी कि ये ब्लॉक नहीं है। अब ये कैसी है बेटा, ये अनब्लॉक है, और अनब्लॉक है तो ये कमेटी नहीं है, ये क्या है बेटा, मेंबर्स हैं। तो इज नहीं होगा, आर विल बी द करेक्ट आंसर। बच्चों मैं आपको बता रहा हूं ये क्वेश्चन बहुत बहुत अच्छा है। अगर आप लोग प्रीवियस ईयर ट्राई करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो आपको ये क्वेश्चन 101% एज अ इज मिलेगा, ठीक है। बस मैंने इस सेंटेंस को थोड़ा सा बड़ा बना दिया है आपको कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ बच्चे। दे सॉ अ 6 feet ब्लैक कोबरा इन द वुड्स। बताओ बच्चे क्या आंसर होगा। देखो बच्चों समझते हैं, ही इज अ 5 year ओल्ड बॉय, ठीक है। तो बेटे बॉय कैसा है, 5 year old है, तो यानी कि ये भाई बॉय कैसा ओल्ड है, कितना 5 year। तो इसकी क्वालिटी बता रहे हैं ना, दैट विल बी अ एडजेक्टिव। तो मैंने आपको ये बताया था कि बेटा जब भी एडजेक्टिव बनेगा तो वो हमेशा सिंगुलर होगा, ठीक है। तो 6 भाई, अगर आपके कहते हैं दिस कोबरा इज 6 feet, ये बेटा 6 feet का है, ठीक है, 6 feet ही होगा। लेकिन कैसा है बेटा, राइट नाउ आप कोबरा की क्वालिटी बता रहे हो, तो फीट नहीं आएगा, 6 foot ब्लैक कोबरा विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट बताओ। आई होप टू विजिट द यूएसए ओनली नेक्स्ट ईयर ड्यूरिंग समर वेकेशन। करेक्ट आंसर करो बच्चे, क्या होगा। देखो, आई होप टू विजिट द यूएसए, ठीक है, ओनली नेक्स्ट ईयर ड्यूरिंग समर वेकेशंस। ठीक समझ पा रहे हो बेटे, ये कभी भी समर वेकेशंस या विंटर वेकेशंस नहीं होता है, ठीक है। वी आर ऑन वेकेशंस, ये ऐसा कह सकते हैं, लेकिन बेटा समर और विंटर वेकेशन होगा तो एस नहीं लगाएंगे, बस ये क्वेश्चन है, ठीक है। ये तो समझ लो कि वर्ड का प्रॉपर यूज होता है, सब क्वेश्चन नाउन के ही होते हैं। नेक्स्ट बताओ। ही वॉज ऑफर्ड लेक्चरशिप बाई द कमेटी, क्या आंसर होगा। He was offered lecturership by the committee। बताएं बच्चे क्या आंसर होगा इसका।
ही वॉज ऑफर्ड लेक्चररशिप बाय द कमिटी। ठीक है, देखो बच्चों वर्ड पढ़ने में कोई गलत नहीं लगता है कि ही वॉज ऑफर्ड लेक्चररशिप, लेकिन ये कोई वर्ड ही नहीं है। करेक्ट वर्ड क्या है? LECTURE, ओके, लेक्चरशिप। बेटा लेक्चरशिप इज द करेक्ट आंसर। SHIP, दैट इज लेक्चरशिप इज द करेक्ट आंसर। यहाँ एक R एक्स्ट्रा लगा हुआ है बेटा। नाउन के क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं क्योंकि ये क्या करते हैं कि प्रॉपर यूज पूछ लेते हैं ना वर्ड का। ठीक है, जैसे आपने कभी सुना होगा बेटा, हमने कह दिया दे रीच्ड हिज देयर फाइनल डेस्टिनेशन। मानो हमने कह दिया दे रीच देयर फाइनल डेस्टिनेशन। ओके, अब ये बताओ बेटा, डेस्टिनेशन जो होती है, मानो आप यहां से निकले और आपको यहां पहुंचना था, तो बेटा आप जब यहां पहुंच जाओगे तो आपकी डेस्टिनेशन ही है ना। सो इसमें फाइनल कैसे है? फाइनल तो तब होता कि आपकी डेस्टिनेशन यहां होती और आप यहां पहुंच जाते, तो आपने कहा अच्छा ये तो डेस्टिनेशन पीछे रह गई, हम तो फाइनल डेस्टिनेशन पहुंच गए। तो बेटा ऐसे वर्ड के साथ फाइनल नहीं लगता। लेकिन अब कुछ बच्चे कहते हैं सर हमने तो एक मूवी देखी है पूरी पूरी फाइनल डेस्टिनेशन। बिल्कुल सही बात है बेटा, आपने मूवी देखी होगी फाइनल डेस्टिनेशन। बेटा फाइनल डेस्टिनेशन का मतलब होता है टू डाई, मर जाना। अगर कोई आदमी वहां पहुंच जाए जहां उसकी डेथ हो जाती है तो उस पॉइंट ऑफ प्लेस को या कंटेंट को बेटा फाइनल डेस्टिनेशन कहा जाता है। उस मूवी का कॉन्सेप्ट यही था कि वो कहीं होटल में नहीं पहुंचे थे, वो अपनी डेथ के नजदीक पहुंच गए थे। ठीक है, आ जाओ। Ration has run out and the district magistrate has been informed. क्या आंसर होगा बेटा बताओ? Ration has run out and the district magistrate has been informed. ठीक है, करो बच्चे क्वेश्चन। फिर से वैसा ही बड़ा बढ़िया सा क्वेश्चन और नाउन का ही है, तो मुझे लगता है क्वेश्चन निकालने में भी आपको दिक्कत नहीं होगी। आ जाओ शुरू करते हैं। बेटा कुछ वर्ड्स आपको लिख पाए थे, जैसे आपको अभी वर्ड कहा गया SURROUNDINGS, ये हमेशा प्लूरल ही होता है। ठीक है, ऐसे बेटा जब इन जनरल यूज करते हैं तो INTES TINES ये वर्ड भी प्लूरल ही होता है। याद आ रहा है कुछ भी? और बेटा ASSETS असेट्स भी प्लूरल ही होता है, एसेट्स। ठीक है, तो ऐसे ही बेटा राशन जो होता है ये भी एक वर्ड प्लूरल ही होता है। यू कैन चेक इन न्यूज़पेपर्स। तो करेक्ट आंसर होगा RATIONS। and as this word is plural so has won't be the correct answer. The correct answer will be have. So answer किस section में हुआ बेटा? That is in A section. Okay, so that is a few nouns look plural and they always have the plural verb. ठीक है, ऐसे बहुत सारे words होते हैं, ऐसा नहीं है। ये है बेटा एक, ये आपका बड़ा important word आता है ना edibles, एक वर्ड आता है eatables। ये सारे के सारे वर्ड्स बेटा बहुत काम के हैं। ठीक है, edibles होगा, eatables होगा, ईव्स होगा। ठीक है, ये सब के सब वर्ड बेटा पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आ जाओ। अ नंबर ऑफ बुक्स इज अवेलेबल इन द मार्केट टू हेल्प द स्टूडेंट्स क्वालिफाई द कॉम्पिटिटिव एग्जाम। बताओ बच्चे क्या आंसर होगा? ये क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, इसे बेटा जहां बिल्कुल अभी नोट करना, नाउन का ही क्वेश्चन है लेकिन कितनी बार पूछा गया है मैं भी नहीं बता पाऊंगा। आप कोई भी साल का पेपर उठा लेना, ये क्वेश्चन बेटा आपको कहीं ना कहीं जरूर मिल जाएगा। जो मिलेगा वो मैं आपको समझाता हूं क्या मिलेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन ऐसे ही मिलेगा, इसमें आता क्या है वो मैं आपको बताता हूं। बेटा सुनो, दो टर्म होती हैं ये। एक होता है बेटा आ नंबर ऑफ, ध्यान से सुनते जाना। एक होता है NUMBER नंबर ऑफ। ठीक है, और बेटा दूसरा टर्म होता है द नंबर ऑफ। इसको याद करना भी आसान है, मैं आपको समझाऊंगा तो आप समझ पाएंगे। बेटा आ नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ। ठीक है, और प्लस करके बेटा इसके बाद जो भी नाउन आएगा, ठीक है, जो भी नाउन आएगा वो नाउन हमेशा कैसा होगा? प्लूरल। एंड इसके बाद भी बेटा जो भी नाउन आएगा वो नाउन कैसा होगा? प्लूरल। देखते जाओ, सबसे ही चल रहा था ना प्लस। बेटा इसके साथ जो वर्ब आएगी वो कैसी होगी? दैट विल बी प्लूरल। लेकिन इसके बाद जो वर्ब आएगी वो कैसी होगी बेटा? दैट विल बी सिंगुलर। ठीक है, यहां से क्वेश्चन शुरू होता है ये वाला। ठीक, अब आप कहोगे सर ऐसा होता क्यों है? बेटा देखो होना बहुत आसान है। अब इस ए का मतलब क्या होता है बेटा? ए का मतलब होता है एनी, और एनी के बाद आपने लगा दिया नंबर। तो बेटा एनी नंबर का मतलब क्या हो गया? यानी कि कोई भी लड़के 1 2 3 4 कोई भी बुला लाओ। तो बेटा आ नंबर प्लूरल होता है, वह प्लूरल आती है। लेकिन दा नंबर का मतलब बेटा कोई नहीं होता है। दा नंबर का मतलब होता है मानो 1 2 3 4 5 बच्चे हैं, ये मैंने सेलेक्ट कर लिया कि ये परफॉर्म करेंगे, तो दैट इज कॉल्ड द दा नंबर। तो बेटा ये तो एक ग्रुप बन जाता है और इसके साथ वर्ब कैसी आती है? सिंगुलर आती है। ठीक है, तो ये आपके पेपर में बेटा बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है।
तो इसको ध्यान से समझेंगे और ब्रेक करेंगे। सो आ नंबर ऑफ बुक्स इज अवेलेबल, आंसर समझ आ गया, इज नहीं आएगा, करेक्ट आंसर क्या होगा, आर विल बी द करेक्ट आंसर। तो बेटा इसका आंसर क्या बन गया, इसका आंसर किस पार्ट में होगा, दैट विल बी इन बी सेक्शन। ठीक है, नाउन का ही क्वेश्चन है, दो टर्म है, ध्यान से सुन लो, आ नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ। कोई आपसे अगर ये पूछे कि ऐसा क्यों होता है, एक के साथ वर्ब प्लूरल सिंगुलर, बेटा नंबर के बाद में नाउन तो प्लूरल हो गई होगा, मतलब उसमें तो कोई भी डिनाई नहीं कर सकता। अगर कोई नंबर है तो वो एक थोड़ी होगा, नंबर अब तभी तो कहते हैं 4 5 6 होगा। तो बस आप ये बता दें कि आ नंबर का मतलब होता है एनी नंबर, कितने भी लड़के बुला लो प्लूरल हो जाएंगे। द नंबर का मतलब सेलेक्टेड वन, देयर इज अ ग्रुप, तो वर्ब कैसी होगी बेटा, सिंगुलर होगी। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो। He never believes in using a fair means. He never believe in using a fair means because they are not acceptable in the materialistic world. ठीक है, बताओ बच्चे क्या आंसर होगा। He never believes in using a fair means because they are not acceptable in the materialistic world. फिर से कह रहा हूं, नाउन का क्वेश्चन है, ध्यान से देखो बेटा, ब्रेक कर लोगे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन ये जरूर देखना कि आगे का कॉन्सेप्ट क्या दिया गया है। ठीक, आ जाओ देखो बच्चे, अगर मैं कहता हूं आई नो अ गुड बॉयज, बेटा ध्यान से सुनना, आई नो अ गुड बॉयज, तो मुझे एरर तो समझ आ गया, बिल्कुल समझ आ गया कि आर्टिकल ए है तो या तो बॉयज का बॉय कर दो या फिर ए को हटा दो। बेटा समझ आ गया, दो तरीके से निकल गया ना भैया। तो मैं कह दूं आई नो अ गुड बॉय, बेटा बिल्कुल सही है। ठीक है, या फिर मैं कह दूं आई नो गुड बॉयज। लेकिन बेटा मुझे एक बात और समझनी है, क्या समझनी है, अगर सेंटेंस यहीं तक होता, मानो सेंटेंस यहीं तक होता तो कोई बात नहीं है, अगर मानो आगे ही लिखा होता तो मुझे समझ आ गया कि बॉय सिंगुलर होना चाहिए, और बेटा अगर आगे दे लिखा होता तो मुझे समझ आ गया बॉयज प्लूरल होना चाहिए। बात समझ गए, सेम यहां है बेटा, जब आपने आर्टिकल ए लगा रखा है तो आपने मीन्स क्यों लगा दिया, ये गलत है। ठीक है, तो या तो मैं ए को हटाऊं या मीन्स का एस हटाऊं, लेकिन हम आगे पढ़ते हैं, बिकॉज दे आर नॉट एक्सेप्टेबल। बेटे दे किसके लिए आया है, दे आ गया मीन्स के लिए, इसका मतलब अगर मैं मीन्स को मीन करता हूं, समझ गए, तो बेटा मुझे दे का फिर इट करना पड़ेगा, अगर मैं इसको भी इट करता हूं तो मुझे आर का इज करना पड़ेगा, मतलब आई हैव टू मेक मल्टीपल चेंजेस इन अ सेंटेंस। लेकिन यहां बेस्ट होगा कि मैं इस ए को हटा दूं। ठीक है, अगर मैं ए को हटा देता हूं तो बाकी स्ट्रक्चर अपने आप करेक्ट हो जाएगा और आंसर किस पार्ट में निकल जाएगा बेटा, दैट विल बी इन ए सेक्शन। ठीक है, तो आपका सेंटेंस बना, ही नेवर बिलीव्स इन यूजिंग फेयर मीन्स, ओके, बिकॉज दे आर नॉट एक्सेप्टेबल इन द मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड। ठीक है, आज कमांडर्स इन चीफ ऑर्डर्स अराइव्ड लेट एंड द फोर्सेस हैड टू रिट्रीट। करो बच्चे क्वेश्चन सॉल्व। Commanders in chief orders arrived late and the forces had to retreat. बेटा बढ़िया सा एक और क्वेश्चन आपके लिए, बस इन्हें पिटारी में डालते जाओ बेटा, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, सुनो बेटा। होता क्या है कि जो एपोस्ट्रोफी एस है ना, इसका कॉन्सेप्ट समझ लो, कंफ्यूजन किस बात को लेके है वो समझो। देखो अगर मैं एक वर्ड लिखता हूं ब्रदर, BROTHER, ब्रदर इन लॉ, तो बेटे ये जो वर्ड होता है ये होता है सिंगुलर, और इसका प्लूरल जब मैं लिखता हूं तो क्या बन जाता है, दैट विल बी BROTHERS, ब्रदर्स इन लॉ। सो वी हैव द कंफ्यूजन, बेटा हमें यही कंफ्यूजन लगा रहता है कि एस कहां आएगा। तो बेटा समझ लो, अगर आप ब्रदर इन लॉ का प्लूरल बनाते हैं तो जो एस लगता है प्लूरल वाला, ये प्लूरल वर्ड है ना बेटा, तो एस जो लगता है प्लूरल बनाने के लिए वो किस में लगता है बेटा, वो लगता है रूट नाउन के अंदर। किस में लगता है बेटा, रूट नाउन के अंदर। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है बेटा कि जैसे मैंने कहा आई हैव अ ब्रदर इन लॉ, मेरा एक ही ब्रदर इन लॉ है, और आई हैव 2 ब्रदर्स इन लॉ, ये तो हम कर ही लेंगे। लेकिन अगर आप ये बताओ, अगर आपको ये कहना हो बेटा ब्रदर इन लॉ, ये आपने लिख दिया, और बेटा इसका घर हाउस, हमने मानो ये बता दिया इसका घर। ठीक है, तो अब हमें समझना है कि इसका की जब का की साउंड आती है तो बेटा हम क्या लगाते हैं, का की साउंड के लिए लगाते हैं हम एपोस्ट्रोफी एस। तो एपोस्ट्रोफी एस कहां लगाएं, तो बेटा एक बात याद रखना, जब भी कंपाउंड नाउन हो, यानी कि ऐसा कोई भी शब्द हो जिसमें 2 या 3, 2 से ज्यादा शब्द आ जाएं, तो एपोस्ट्रोफी एस की पोजीशन हमेशा लास्ट वाले वर्ड के साथ ही होगी। इसका मतलब लॉ के साथ आपको एपोस्ट्रोफी एस लगाना है, इसका मतलब हो गया ब्रदर इन लॉ का घर, इसका घर। ठीक है,
तो बेटा कमांडर इन चीफ ये मेरा कंपाउंड नाउन है और इसका आखिरी वर्ड कौन है, चीफ है, तो बेटा एस को यहां नहीं लगाएंगे, यहां लगाएंगे, ठीक है। और कमांडर इन चीफ्स ऑर्डर्स, ऑर्डर्स क्या है बेटा, यह नाउन है, ये भी ध्यान रखना, इसीलिए अपोस्ट्रोफी एस लगा रहे। अगर वर्ब होता तो नहीं लगाते, क्योंकि अराइव्ड क्या है बेटा, ये वर्ब है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, कमांडर इन चीफ्स ऑर्डर्स अराइव्ड, ठीक। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। हैव यू डिपोजिटेड द प्रोसीड्स, हैव यू डिपोजिटेड द प्रोसीड इन द बैंक और नॉट, ठीक है। बताओ बच्चे क्या आंसर, हैव यू डिपोजिटेड द प्रोसीड इन द बैंक और नॉट, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर बेटा जब मैं पढ़ रहा था तो आपको आंसर समझ आ गया होगा कि कुछ चीजें ऐसी होती है बेटा जो गलत बोली ही नहीं जाती हैं, बात समझ गए भाई। अब कुछ चीजें हैं, जैसे मैंने कहा ही इज बॉय, तो आप कह दोगे सर ही इज अ बॉय होगा, तो कुछ चीजें ऐसे अगर मैं उसका एरर भी बनाता हूं तो मुझे ही इज बॉय बोलने में ही बहुत दिक्कत होगी, और हो सकता है कि मैं ही इज अ बॉय ही बोलूं। तो बेटा बैंक में जो डिपॉजिट करते हैं ना उसके स्टेटमेंट, दैट इज कॉल्ड द PROCEEDS, प्रोसीड्स इज द करेक्ट आंसर। ये वर्ड हमेशा प्लूरल ही यूज होता है, तो इसका जो आंसर होगा बेटा वो किस सेक्शन में होगा, दैट विल बी इन बी सेक्शन, ठीक है। पेन पेपर रखो अपने पास, सारे क्वेश्चंस को बढ़िया से नोट करो। आ जाओ, these kind of dresses seems to be very expensive but it is relatively economical to maintain them, ठीक है। ये क्वेश्चन बेटा हो सकता है कि आप इसका आंसर बड़ी आसानी से निकाल दे कि कहां होगा, ठीक है। मैं आपको बिल्कुल मान सकता हूं कि आप ये बता दें कि आंसर कहां होगा, लेकिन इसका करेक्ट आंसर बनाना थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, इसलिए मेरा साथ देना, समझने की कोशिश करना, क्योंकि देखो आंसर निकालना तो इसलिए आसान हो गया, अगर मैं कहता हूं बेटा दिस और दैट, तो ये तो बचपन से हमें पता है कि दिस और दैट के बाद प्लस करके जो भी नाउन होगा वो हमेशा सिंगुलर होगा, दिस बॉय होगा, दैट बॉय होगा। बेटा अगर मैं ये लिखता हूं दीज एंड दोज, ध्यान से देखना, तो बेटा इसके बाद प्लस करके जो भी नाउन होगा वो आपका कैसा होगा, वो हमेशा प्लूरल होगा, जैसे आपने कहा दीज बॉयज दोज बॉयज, ठीक है। अब आ जाओ, अब मैंने कहा दीज काइंड, तो बेटा अगर मैं दीज काइंड का काइंड्स कर दूं, ठीक है, समझना पहले ध्यान से, दीज काइंड्स ऑफ ड्रेसेस, तो बेटा सीम्स का एस हटाना पड़ेगा, सीम करना पड़ेगा। दूसरी बात, अगर मैं बेटा दिस काइंड लिखूं, समझना बात को, अगर मैं कहता हूं दिस काइंड, तो बेटा दिस काइंड ऑफ ड्रेस सीम्स आ जाएगा, ठीक। अब इसमें भी कई चेंजेस हो गए, अब मुझे ये कंफर्म करना है कि करेक्ट आंसर कौन सा हुआ, भाई दीज काइंड्स वाला करेक्ट हुआ या दिस काइंड वाला करेक्ट हुआ। तो ऐसी चीजों को बेटा जरूर जानो, क्योंकि इंप्रूवमेंट में कहीं एग्जामिनर आपको फंसा ना दे। तो आगे आपने पढ़ा टू बी वेरी एक्सपेंसिव बट इट इज रिलेटिवली इकोनॉमिकल टू मेंटेन दैम, बेटा जो दैम वर्ड है ये प्लूरल प्रोनाउन है, इसका मतलब इसका जो भी नाउन होगा वो नाउन ऑब्वियसली कैसा होगा, प्लूरल होगा। अगर इसका नाउन प्लूरल होगा तो बेटा इसका नाउन तो यही है ना, ठीक है। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा बेटा दीज काइंड्स ऑफ ड्रेसेस, और सीम्स नहीं होगा, करेक्ट आंसर क्या होगा, सीम होगा। तो बेटा क्वेश्चन को ना उसके अल्टीमेट लेवल तक जानने की कोशिश करो, मतलब बिल्कुल बेसिक तक जाओ, उसका लेवल समझने की कोशिश करो, उसके शब्दों के कॉम्बिनेशन को ब्रेक करने की कोशिश करो, ट्राई टू नो दोज नाउन एंड द प्रोनाउंस, बेटा तभी आपके अंदर एक धार आएगी, आप शार्प हो जाओगे। अदरवाइज तो बेटा बहुत कंफ्यूजन है लैंग्वेज में, और इंग्लिश में तो समझ पाना ही अपने आप में बहुत मुश्किल हो जाता है। फॉर हर सेक एज वेल एज स्पेंसर आई होप्ड फर्वेंटली दैट शी माइट गेट अ जॉब, बेटा बताओ क्या आंसर होगा। फॉर हर सेक एज वेल एज स्पेंसर आई होप्ड फर्वेंटली दैट शी माइट गेट अ जॉब, ठीक है। देखो बच्चे, फॉर हर सेक उसकी कसम के लिए, एज वेल एज बेटा स्पेंसर की भी तो कसम होगी, स्पेंसर एस कैपिटल है तो बेटा ये नाउन है, किसी इंसान का नाम है, आप चाहो तो यहाँ राम लिख सकते हो आसान समझने के लिए, बस मैं ये बताना चाह रहा हूं। तो मैंने कहा फॉर हर सेक एज वेल एज राम सेक, तो बेटा राम है तो एपोस्ट्रोफी एस आ जाएगा, स्पेंसर है तभी भी एपोस्ट्रोफी एस आ जाएगा। तो मैंने कहा उसकी कसम के लिए और स्पेंसर की कसम के लिए, आई होप फर्वेंटली दैट शी माइट गेट अ जॉब, ठीक है। आज सॉरी, you should make it a rule never to interfere with other affairs. You should make it a rule never to interfere with other affairs. बेटा बताओ क्या आंसर होगा।
ठीक है, ध्यान से देखो। नाउन का 100% रिवीजन होगा बेटा, पूरा नाउन आपको यहाँ दिखाई देगा, ठीक है, ऐसा नहीं है कि नाउन दिखाई नहीं देगा, कंप्लीट नाउन आपको यहाँ दिखाई देने वाला है। ठीक है, आ जाओ बेटा। यू शुड मेक इट अ रूल नेवर टू इंटरफेयर विद अदर अफेयर। बेटा अदर क्या है ये बताओ, ये हो गया प्रोनाउन, और अफेयर्स क्या हो गया, नाउन। बेटा फिर से वही बात आती है कि आप एक नाउन प्रोनाउन को बिना किसी रिलेशन के कैसे रख पा रहे हो, तो आपको क्या लिखना होगा बेटा, OTHER, अदर्स अफेयर्स, यानी कि दूसरों के मामले में। आप समझ के देखो, यहाँ का या के की साउंड जब भी आ जाए बेटा दो नाउन या प्रोनाउन के बीच में, तो उसके लिए एपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं। हाँ देखो, अब मैं पूरा टॉपिक नहीं पढ़ा रहा हूं, लेकिन आप ये कहें हमेशा यही लगाते तो नहीं बेटा, नॉन लिविंग के साथ हम ऑफ लगाते हैं, ये तो पता होगा ना, नॉन लिविंग के साथ ऑफ लगाते हैं। जैसे अगर मैं नॉन लिविंग लिख रहा हूं टेबल एपोस्ट्रोफी एस लेग, तो ये भी आपका ना टेबल की टांग, तो बेटा टेबल तो नॉन लिविंग है तो गलत होगा, करेक्ट आंसर क्या होगा, इट विल बी लेग ऑफ टेबल। तो बेटा आपको ऐसे लिखना होगा, लेग ऑफ टेबल विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं ऐसे आज। A large-scale exchange of nuclear weapons will produce unprecedented amounts of radiation that can penetrate in the biological tissues. बेटा बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान ध्यान से पढ़ो। A large scale, एक large scale क्या होगा बेटा, exchange of nuclear weapons होगा ना बेटा, will produce unprecedented, बहुत ज्यादा amounts of radiation produce करेगा, that can penetrate in the biological tissues, यो जितने भी जीवित टिश्यूज है वो उनके अंदर घुस सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन को समझो बेटा, करेक्ट आंसर दो क्या होगा। ओके, करो बच्चे क्वेश्चन। करें शुरू, आ जाओ बच्चे। A large scale exchange of nuclear weapons will produce unprecedented amounts। बेटा अमाउंट्स क्यों होगा, करेक्ट आंसर तो अमाउंट होगा ना, ये तो एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, किसी भी चीज का बेटा मनी है तो मनी का अमाउंट ही तो होता है, कहते हैं ना कितना अमाउंट है, हाउ मच। देखो ऐसे समझो, बेटा क्या लिखना पसंद करोगे, अब आपको समझ आ जाएगा खुद ही, हाउ मच अमाउंट, या बेटा हाउ मैनी अमाउंट। मुझे लगता है ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ओके, और समझ भी आ जाएगा बेटा। तो मैनी के बाद आने वाला नाउन हमेशा प्लूरल काउंटेबल होता है, मच के बाद हमेशा अनकाउंटेबल नाउन आता है। ठीक है, तो हाउ मैनी अमाउंट या अमाउंट्स नहीं होगा, हाउ मच अमाउंट विल बी द करेक्ट आंसर। तो बेटे अनकाउंटेबल नाउन है, अमाउंट लिखा जाएगा, तो हमारा जो आंसर होगा वो किस पार्ट में होगा, दैट विल बी इन बी सेक्शन। ठीक है, बढ़िया बेटा, आ जाओ नेक्स्ट करो। The price of production of automobile items has gone up, okay, says the regional director। बेटा ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, दो क्वेश्चन आपको भी मिलेंगे अल्टीमेट लेवल के। ठीक है, एक ये और एक इससे नेक्स्ट वाला। ठीक, बस आप एक बार चेक कर लो, अगर आप कर सकते हो तो बताओ करके। The price of production of automobile items has gone up, says the regional director। हाँ तो बेटा अब तक आपने समझ लिया होगा, अब मैं बता रहा हूं, देखो एक वर्ड होता है बेटा प्राइस और एक होता है कॉस्ट। ठीक है, अब बेटा जो कॉस्ट होती है ये क्या होती है ये समझ लो, ये होती है बेटा मनी प्लस मटेरियल प्लस बेटा मैन पावर। पैसा, मटेरियल और मैन पावर, ये सब कुछ लगता है तो एक जो प्रोडक्ट होता है वो बन के आता है, तो इसकी कॉस्ट होती है। मानो मैंने ये बॉल पेन ले रखा है तो बेटा इसकी कोई ना कोई इसमें कितना मटेरियल लगा, कितने पैसे लगे, कितनी मैन पावर लगी, तो वो सब इसकी क्या थी बेटा, कॉस्ट थी। ठीक है,
लेकिन जब मैंने इसको खरीदा तो आई पे समथिंग व्हेन अ कस्टमर पे, अ कस्टमर ऐसे ऐसे लिख लो, अ कस्टमर, बेटा ये क्या करता है, दैट ही पेज, ये पे करता है, ठीक है। तो ये एक अमाउंट पे करता है जिसमें उसकी पूरी की पूरी कॉस्ट आ जाती है। तो बेटा जो प्रोडक्शन होगा, कभी भी प्रोडक्शन का प्राइस नहीं हो सकता, प्रोडक्शन की हमेशा बेटा क्या होती है, कॉस्ट होती है। आई होप सो समझ आ गया होगा। बेटा अगर आप कोई चीज बनाते हैं तो उसकी कॉस्ट होती है, उसके ऊपर जो आपने पैसा लगाया है, मटेरियल लगाया है, मैन पावर आपने लगाई है, दैट इज कॉल्ड द कॉस्ट। लेकिन जो कस्टमर पे करेगा दैट विल बी द प्राइस, ठीक है। तो अंतर बहुत बढ़िया है, बढ़िया सा क्वेश्चन आ गया जी। Z News says that sometimes the buyer has to pay higher cost for necessary items. बताओ बच्चे क्या आंसर होगा। Z News says that sometimes the buyer has to pay higher cost for necessary items. बेटा समझ आ गया। अब now you are the buyer, now you are the customer, तो you have to pay higher cost. बेटा higher cost क्यों पे करोगे, आप पे करोगे higher price। मतलब आपके जो आप मूल्य जो दोगे, आपने देखा होगा ना, मूल्य जो आप चुकाओगे बेटा दैट विल बी योर प्राइस, तो आप उसका प्राइस दोगे, दैट वॉन्ट बी द कॉस्ट। कॉस्ट होती है बेटा लागत। तो दो चीजें अलग अलग हैं, जिनको हिंदी समझ आती होगी वो समझ गए होंगे। लागत मतलब होता है मैन मटेरियल, तो लागत हमेशा बेटा क्या होती है, कॉस्ट। और किसी भी चीज का जो मूल्य रखा जाता है उसमें उसकी इनकम भी सेट होती है जो बनाने वाला है, तो दैट इज कॉल्ड द प्राइस, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ। A principal says to the students that he will discuss their progress report to them and their family members. A principal says to the student that he will discuss their progress report to them and their family members. ठीक है, चलो। देखो बच्चों, ये जो होता है ना फैमिली मेंबर, मैं आपको बता दूं बेटा, ये जो टर्म है ना फैमिली मेंबर्स, ये कभी भी बेटा ऐसे नहीं लिखा जाता है, ठीक है। MEMBERS मेंबर्स ऐसे नहीं लिखा जाता है, ये लिखा जाता है बेटा द मेंबर्स ऑफ फैमिली, ठीक है, द मेंबर्स ऑफ फैमिली। तो दैम एंड देयर फैमिली मेंबर्स नहीं होगा, मेंबर्स ऑफ फैमिली होगा। तो बेटा आंसर किस सेक्शन में होगा, आंसर विल बी इन सी सेक्शन, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं, नेक्स्ट बताओ। सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन बेटा, as government launched a scheme Educated India, many students have applied for free ship. बड़ा आसान सा बढ़िया सा क्वेश्चन, as government launched a scheme Educated India, many students have applied for free ship. बेटा क्या आंसर मार्क करोगे, बिल्कुल आसान, as government launched a scheme Educated India, many students have applied for free ship. बेटा कौन फ्री शिप लेता है, करेक्ट आंसर होता है SCHOLARSHIP, स्कॉलरशिप। आ गया समझ। तो बेटा स्कॉलरशिप दी जाती है, यू आर द स्कॉलर, ठीक है। अगर आप कोई टेस्ट देते हैं, आप उसमें अच्छे नंबर लेके आ जाते हैं, यू विल गेट द बेनिफिट फ्रॉम द साइड ऑफ गवर्नमेंट, सो यू बिकम अ स्कॉलर एंड दैट इज कॉल्ड द स्कॉलरशिप, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ। Investigating officer says that a number of criminals got the summon last month. बेटा क्या आंसर होगा, जल्दी से बताओ। Investigating officer says that a number of criminals got the summon last month. ठीक है, देखो बच्चे, ये भी नाउन का क्वेश्चन है और ध्यान से सुनना, SUMMONS, समन्स। बेटे ये एक सिंगुलर वर्ड होता है और इसका प्लूरल होता है SUMMONSES, समन्स। समन समझते हो ना, कोर्ट का ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, तो ये सिंगुलर है और बेटा ये इसका प्लूरल है, ठीक है। तो आ नंबर ऑफ के बाद आने वाला नाउन हमेशा प्लूरल होगा। बेटा कैसे, आ नंबर ऑफ क्रिमिनल्स गॉट द समन, तो समन नहीं होगा ना बेटा, क्या मिलेगा उन्हें, SUMMONSES, समन्सेस मिले, सबको अलग अलग मिलेंगे लास्ट मंथ, ठीक है। सो दैट वाज द लास्ट क्वेश्चन बेटा। आंसर किस पार्ट में होगा, आंसर विल बी इन द सी सेक्शन। आई होप यू ऑल एंजॉयड द सेशन। बेटा एक बार में एक सेशन तो देखा, लेकिन ऐसा लग गया होगा सारा का सारा नाउन फिर दोबारा से फिंगर टिप्स पे पूरा नाउन याद हो गया। सो गाइज ये हमारे कुछ चैनल हैं, लेट्स क्रैक डिफेंस एग्जाम्स, डिफेंस एग्जाम क्वेस्ट, लेट्स क्रैक करंट अफेयर्स, फटाफट इन्हें शेयर सब्सक्राइब करो, लाइक करो। एंड अपार्ट दैट, थैंक यू फॉर वॉचिंग द
सेशन गाइस, ये हमारा चैनल है लेट्स क्रैक डिफेंस एग्जाम्स। इसको जल्द बेटा सबसे पहले तो इसको सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन प्रेस करेंगे, यू विल गेट द नोटिफिकेशन ऑन टाइम। एंड गाइस कोई भी रेफरल कोड लेने के लिए, मतलब सब्सक्रिप्शन लेने के लिए रेफरल कोड यूज करें AMSA, 10% का बेटा इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा और आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है अनअकैडमी प्लस के सारे बेस्ट एजुकेटर से पढ़ने की। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।